मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड आर्मी से है, जो हमारा मेन कोर बिजनेस है वो है कूलिंग टावर मैन्युफैक्चरिंग का। पानी यूनिवर्सल कूलेंट है। हमारे इंडिया में जो सबसे पहले कूलिंग टावर्स लाए हैं वो पहाड़पुर कूलिंग टावर। वो TDS लेवल ये आपका पीने वाले पानी में 200 के आसपास होना चाहिए। WHO के मुताबिक 500 से ज्यादा आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। सी वाटर ट्रीटमेंट इज द कॉस्टलीस्ट ट्रीटमेंट द टोटल वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री। आज मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि मैं 10 करोड़ का काम मैं कर सकता हूँ। सारे प्रोजेक्ट ठप हो गए थे, बिल्कुल सही बात, सब काम बंद हो गए थे। बिल्कुल। उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण डबराल वी मित्र पॉडकास्ट से। आज हमारे साथ मेहमान है मिस्टर CMS नेगी, जो वेल्डन इंजीनियरिंग इंडिया से हैं और ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। आज हम इनके बिजनेस की जर्नी को समझते हैं, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वेलकम टू मिस्टर CMS नेगी। धन्यवाद सर, और हमें मुझे यहाँ इनवाइट करने का बहुत बहुत धन्यवाद। नेगी जी, हम स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत आप अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हैं, किस तरह से हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम उत्तराखंड से हैं। हाँ जी। और मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड आर्मी से है, अच्छा। तो कुछ टाइम तो हमने अपना जॉब किया। मैंने BSc इलेक्ट्रॉनिक्स करी है। अच्छा। 1 साल इंजीनियरिंग करी, बट कुछ कारणवश पूरा नहीं कर पाया। बट उसके बाद मैंने BSc इलेक्ट्रॉनिक्स करी और उसके बाद हम दिल्ली आ गए। पहले हम हैदराबाद में ही रहते थे। अच्छा, क्योंकि फादर, हाँ, BSc आपने हैदराबाद से करी? नहीं, मैंने नागपुर से करी। अच्छा, नागपुर से। स्कूलिंग जो है हमारी वो केंद्रीय विद्यालय ट्रिमलगेरी अच्छा। सिकंदराबाद में ही हुई। अच्छा। तो कहने का मतलब कि हम लोग पले बड़े सिकंदराबाद हैदराबाद में हैं। अच्छा। तो वहाँ से मैं इंजीनियरिंग करने के लिए नागपुर आया अच्छा। और वहाँ पे मैंने 1 साल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, बट कुछ कारणवश नहीं कर पाया। तो मैं BSc इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने वहीं ज्वाइन कर ली फिर। अच्छा। और उसके करने के बाद डायरेक्ट दिल्ली आ गए हम यहाँ। अच्छा। तो दिल्ली में अगले ही दिन हमें जॉब मिल गई अच्छा, बड़ा। और ये कूलिंग टावर इंडस्ट्री में ही जॉब मिल गई। अच्छा। और हमने जॉब करना शुरू किया और तकरीबन आप ये समझिए कि 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। फिर हमने अपना खुद का कूलिंग टावर बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो इन दौरान मैं 2 जगह पे मैंने जॉब करी, एक तो वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में और एक कूलिंग टावर ये इंडस्ट्री टोटल में। कितना टाइम जॉब करी होगी आपने? मैंने जॉब करी तकरीबन 20 साल। जो आज का हमारा पॉडकास्ट होगा जी। वो कुछ पॉइंट्स हम लोग इसको इस तरीके से चलाएंगे कि हम कुछ आपके बिजनेस के बारे में समझेंगे, जी। आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, जी। आपके प्रोडक्ट के यूजेस कहाँ होते हैं, जी। जी। और आपके प्रोडक्ट की मार्केट्स कौन सी हैं, जी। आपके प्रोडक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, आपके बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग क्या है, इसके अलावा आपका फैमिली का क्या इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस में, जी, या जी, इन जी। फ्यूचर का क्या वो होगा, आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या हैं, कंपटीशंस क्या हैं, इसके अलावा आपके इनकमिंग प्रोडक्ट्स क्या यूज जी, होते हैं जी। आपके बिजनेस में, और ओवरऑल इंडस्ट्री का व्यू क्या है आपकी वाली जो जी, इंडस्ट्री जी। का है, और गवर्नमेंट के क्या सपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट किस तरह से टैक्सेशन, जी, और जी। लास्ट में हम थोड़ा सा आपको बीमित्र के साथ वो कवर अप करेंगे कि जरूर, बीमित्र जरूर। कैसे है। तो हम इस जर्नी को इस तरह से करेंगे। तो आप थोड़ा सा आप अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे कि अपना किस चीज का बिजनेस है। पहले तो जो हमारा मेन कोर बिजनेस है वो है कूलिंग टावर मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा। और दूसरा है, हम लोग वाटर ट्रीटमेंट का भी एक इक्विपमेंट बनाते हैं। अच्छा। वाटर ट्रीटमेंट का बहुत लंबा स्कोप है, जिसमें अच्छा। पानी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। बट उसमें से जो एक प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा। अदरवाइज जो आपका वाटर ट्रीटमेंट एरिया है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, क्योंकि वाटर में, पानी में बहुत सारी हाँ जी, कंटामिनेशंस हैं। बिल्कुल है। तो कुछ तो पानी आप ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ पानी आप इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जो अच्छा। कमर्शियल यूज होता है। तो जो डोमेस्टिक यूज होता है उसके अपने अलग मायने हैं, और बिल्कुल। जो कमर्शियली पानी यूज होता है उसकी अपनी अलग ट्रीटमेंट होती है। बिल्कुल। तो दोनों का अलग अलग है। अच्छा। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाँ। पहले जो हमारा कोर बिजनेस है जो कूलिंग टावर्स का, कूलिंग टावर्स उसके बारे में आपसे मैं बताइए। कूलिंग टावर, आप नाम से ही अगर आप हाँ, देखेंगे तो बिल्कुल। कूलिंग शब्द जुड़ा हुआ है, ठंडा करने वाला। ठंडा करने वाला। तो कूलिंग टावर यानी कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में, हाँ। उसमें मशीन्स लगती हैं। हाँ जी। मशीन्स चलती हैं, तो गर्म भी होती मशीन्स है। गर्म होती हैं। तो उस मशीन को गर्म से ठंडा करने के लिए वाटर का इस्तेमाल होता है। अच्छा। पानी की एक बात बताऊं मैं, पानी यूनिवर्सल कूलेंट है। अच्छा, यानी आप जो भी कूलेंट है उसमें पानी ही मेन पानी, अब आप हुआ देखो, है। आप कार चलाते हैं, हाँ। आप कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ।
उसमें पानी भी लगता है। आप पहले लगता था पानी डालते थे पर मेरे हिसाब से 90-95% तो पानी होता है उसमें। पानी होता है हाँ जी, उसमें। हाँ जी। तो बेसिकली पानी ही एक ऐसी चीज है जो आपको ठंडा करती है। हाँ जी। जब आप झगड़ा करते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई एक गिलास पानी पिला दो, इससे बिल्कुल, भैया ठंडा हो जाएगा ये बिल्कुल, थोड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर आप गर्मी से आ रहे हो, थोड़ा सा पानी छिड़क लेते हो। बिल्कुल, बेसिकली पानी इज यूज्ड फॉर एज ए कूलेंट। बिल्कुल। तो ऐसी इंडस्ट्री में जहां भी मशीन्स हैं, हम्म। तो आपको कूलिंग टावर चाहिए ही चाहिए, पानी चाहिए ही चाहिए। हर तो इंडस्ट्री जब में। पानी चाहिए तो उसको आपको ठंडा भी करना है, क्योंकि हम्म। पानी क्या होता है, जब आपकी मशीन्स चल रही होती है तो हम्म। पानी पानी उसको ठंडा करने के लिए यूज होता है। हम्म। तो पानी क्या करता है, मशीन की हीट को ले लेता है हम्म। और गर्म हो जाता है, फिर- और फिर पानी आप उसको बहा देते हो। हम्म। पहले इसका मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। बताइए। कूलिंग टावर कैसे आया। हाँ। पहले क्या होता था, पहले की इंडस्ट्रीज में जब मशीन्स चलती थी तो फ्रेश पानी आता था हम्म। और मशीन को ठंडा करता था और पानी को हम बहा देते थे। हम्म। फ्रेश तो पानी एड अप होता था। वो मिसयूज हो गया, फिर पानी खत्म। मिस यूज नहीं हुआ, पानी की एक तो किल्लत बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई। पानी को हम इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। फिर दूसरा, पानी जब आप वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके आपके नदी नालों में मिल रहा है, जहाँ पे वो कंटेमिनेटेड वाटर होता था। बिल्कुल, उससे बिल्कुल। क्या होता था, पोल्यूशन ज्यादा होता था। तो फिर धीरे धीरे कूलिंग टावर का कॉन्सेप्ट आया कि भाई इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छा। इस पानी को हम रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। रिसाइकिल करेंगे। अच्छा। तो पानी को रिसाइकिल कैसे करें, भाई पानी तो गर्म हो गया है, अब इसको ठंडा भी करना पड़ेगा। तो उस कूलिंग टावर का एक कॉन्सेप्ट आया। पहले क्या होता था, स्प्रे पॉन्ड्स हुआ करते थे, अच्छा, फुवारा टाइप का। फुहारा टाइप का। तो हाँ। उसमें क्या करते थे, फुहारा चला दिया, वो पानी ठंडा हुआ, फिर से दोबारा मशीन में आया और फिर उसी पॉन्ड में आ गया। लेकिन जो धीरे पहले धीरे एक उत्तराखंड में आटा चक्की चलती थी, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट काम करता था concept शायद। होता था। पहले लोग धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कॉन्सेप्ट। पहले लोगों ने, जैसे मैं एक बात कहूँ कि जुगाड़ टाइप का होता था। तो फिर क्या हुआ भाई, पहले जगह की भी कोई कमी होती नहीं थी, तो खुली जगह होती थी, पानी को फैला दिया करते थे, थोड़ा सा स्प्रे कर दिया करते थे, पानी ठंडा हो गया और फिर यूज हो गया। लेकिन जब खुलापन हुआ, उसमें क्या हुआ, बाहर की भी आपकी मिट्टी आई, कहीं ना कहीं से आपका पेड़ पौधे ये आ गए, पत्ते आ गए, कुछ ना कुछ जो कंटेमिनेटेड होता था पानी, वो इन सब चीजों से हो जाता था। मशीन को इम्पैक्ट करना शुरू तो कर क्या, दिया। वो मशीन में भी वो आके फिर वो उसको ब्लॉक कर देते। तो उसके में फिर स्ट्रेनर लगाना शुरू हुआ कि भाई कचरा को रोका जाए। फिर इतनी जगह धीरे धीरे कम होने लगी, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो हमें डेवलप करना है। तो कूलिंग टावर का कॉन्सेप्ट अच्छा। अमेरिका से आया। अच्छा, सबसे पहले। तो इस इंडस्ट्री में हमारे इंडिया में जो सबसे पहले कूलिंग टावर्स लाए हैं, वो पहाड़पुर कूलिंग टावर हुआ। हाँ, बड़े फेमस है पहाड़। बड़ी फेमस, आपने नाम सुना होगा। हाँ। अमेरिका की कंपनी थी मार्ले, उनके साथ उन्होंने टाई अप किया और इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को लेके आए। अच्छा। उस समय कूलिंग टावर फिर उन्होंने शुरू किया था वुडन कूलिंग टावर, जिसको बोलते हैं लकड़ी का कूलिंग अच्छा, टावर। अच्छा जी। लकड़ी इस्तेमाल होती थी उस समय। मैकेनिकल कुछ नहीं था उसमें, ना अच्छा। फैन था, ना मोटर था, कुछ नहीं था, सिर्फ लकड़ी का खांचा था और उसके फट्टे होते थे, ऊपर से पानी को स्प्रे कर दो हाइट से, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलकर ठंडा हो जाता था। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करके पानी को, बेसिकली हमने पानी को तोड़ना होता है, हाँ, ठीक है ना, पानी की फवारे उठानी होती हैं, हाँ। पानी को स्प्रे करना होता है। स्प्रे करना होता है। जैसे आपने मिस्ट देखी होगी, हाँ, बिल्कुल। तो उसी हिसाब वही से जैसे पानी का, एसी वाला का जो फंक्शन है, सेम वो फंक्शन कूलिंग में भी, उसमें भी यूज हाँ किया हाँ, पानी ये में। बेसिकली सिर्फ पानी से रिलेटेड था। तो पानी को ही हमने ठंडा करना था, तो हम्म। ये तरीका अपनाया। उसमें भी जगह काफी घिरती थी। फिर धीरे धीरे आप जानते हो कि लकड़ी का भी इस्तेमाल कम होने लगा। फिर लकड़ी भी कॉन्सेप्ट बहुत आया कम कि होने लग हमने गई। पेड़ को बचाना है, लकड़ी को मिसयूज नहीं करना। तो उनको लगा कि नहीं, लकड़ी अब हमको महंगी पड़ रही है। धीरे धीरे सरकार का भी शिकंजा कसने लगा कि भाई और लकड़ी सारी को कम इंडस्ट्री इस्तेमाल इतनी करो। कॉस्टली चीज अफोर्ड नहीं कर सकती। कॉस्टली के अलावा गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट था, जो उनकी तरफ से लकड़ी का जो वो था। खपत थी, उनको पेड़ को कम काटना, ये सब चीजें बिल्कुल डेवलप हुई हैं। इन्वायरमेंट को बचाना था। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि हम इसको कॉम्पैक्ट बनाएंगे। तो कुछ मैकेनिकली ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स आ गए, अच्छा। जिसमें बॉडी जो थी वो FRP की कर दी, यानी कि फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। अच्छा। वो क्या होता है, वो धूप को भी रोकता है ताकि कूलिंग टावर के अंदर धूप ना आए, जिससे पानी गर्म ना हो। और उसके अंदर फिर फैन मोटर भी लगाना शुरू कर दिया, ताकि मैकेनिकली ऑपरेट हम इसको कर सकें। अच्छा। अगर हम नेचुरल तरीके से ऑपरेट करते हैं, उसके लिए जगह ज्यादा चाहिए होती है। अगर हम मैकेनिकली ऑपरेट करेंगे तो उसमें जगह कम चाहिए होती है। तो उसको कॉम्पैक्ट बना दिया। तो इस तरह से कूलिंग टावर में धीरे धीरे चेंजेस आए, जिस टाइप से डिजाइन्स बढ़े, इंजीनियरिंग भी थोड़ी सी और स्ट्रांग हो गई। तो उस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे फिर हमने भी
शुरू Adopt, किया, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट कूलिंग टावर्स थे ये हमारी भी रीच में आने लग गए। इनकी भी हमने टेक्नोलॉजी समझी, सीखी और बहुत इजीली अवेलेबल भी हो गए लकड़ी के मुकाबले। लकड़ियों का तो ट्रीटमेंट भी करना पड़ता था। फिर एक पानी से सोर्स खराब होने के बहुत कम लकड़ियां हैं जो पानी को सपोर्ट करती हैं, तो उसको तो खराब हो जाती है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट होती है, अच्छा उसकी केमिकल ट्रीटमेंट होती है, तब जाके वो इस्तेमाल होता है वो। अच्छा। तो अब जब ये कॉन्सेप्ट आया कि आपने कॉम्पैक्ट कूलिंग टावर्स आए हैं इंडस्ट्री में, उस समय हमें भी एक्सपीरियंस हो गया। हम भी कूलिंग टावर से इतने जुड़ गए कि हम भी चीज़ों को और इंजीनियरिंग को समझने लगे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो थे ही थे, तो फिर अपना ही काम शुरू करने की हमने सोची और फिर हम आज अपना खुद का कूलिंग टावर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एक तो कूलिंग टावर वाला हो गया कि आपको इंडस्ट्रीज में मशीनरीज और जो भी इंडस्ट्री उसको कूल ठंडा करने के लिए, जब उसमें हीट जनरेशन हो उसको ठंडा करने के लिए आप कूलिंग टावर्स का यूज करते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट आप मेरे को अभी बता रहे थे, आप लोग वाटर ट्रीटमेंट में भी कुछ काम करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम जो होती है वो होती है स्केल की। स्केल यानी जो पानी में जो सोडियम, कैल्शियम, ये जो पदार्थ होते हैं ये सॉल्ट्स होते हैं पानी के अंदर। बिल्कुल। जब पानी गर्म होता है, क्योंकि मशीन में तो पानी गर्म होगा, तो पानी में जब गर्म होता है पानी, तो ये सॉल्ट क्या होता है, पानी से बाहर आते हैं। और ये जो हीट एक्सचेंजर होते हैं मशीन पर चिपकने लग जाते हैं। वो चिपकने लग जाते हैं। आपने गीजर में भी देखा होगा हो जाता है। या फिर आप जब एक केतली में पानी गर्म करो, या जहाँ खारा पानी है, तो खारा पानी में कई जगह देखा तो वहाँ पे कई चीजें जो लग जाती हैं। खारा पानी। अब आप देखो, पानी आपको हर जगह तो साफ मिलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ज्यादातर ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हो, रिवर वाटर इस्तेमाल करते हो, सी वाटर इस्तेमाल करते हो। जहाँ पे पावर प्लांट्स हैं बहुत बड़े बड़े, वहाँ तो आपको पानी की वॉल्यूम बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पे आप सी वाटर इस्तेमाल करते हो। सी वाटर तो आपको पता है पूरा खारा है, पूरा उसको बेसिक ट्रीटमेंट करके देन उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बावजूद भी उसके अंदर जो खारापन है वो जाता नहीं है। अगर हम उतने लेवल, बड़े लेवल में बात ना भी करें, तो हम अगर छोटे लेवल में बात करेंगे, तो जैसे बोरवेल का ही पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो। आज दिल्ली में देख लो, पानी की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा। तो हर इंडस्ट्री में हर जगह आपको एमसीडी का पानी नहीं मिलेगा, तो वहां पे हार्ड वाटर ही मिलता है। तो हार्ड वाटर हमेशा जो है मशीन्स के लिए ठीक नहीं होता। वो आपकी मशीनरी है, जो मेन इक्विपमेंट है, उसको खराब करता है धीरे धीरे। उसमें फिर हीट एफिशिएंसी आपकी कम हो जाती है, जितनी हीट ट्रांसफर होनी होती है वो कम हो जाती है। अच्छा। तो उस चीज को कैटर करने के लिए हम एक इक्विपमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन नॉन केमिकल स्केल प्रिवेंटर। वो सिर्फ पानी में जो स्केल फॉर्मेशन होती है, जो वाइट जमा हो जाता है, उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम में ही लग जाता है ऑनलाइन, और ये पानी के जो सॉल्ट्स होते हैं उसको हीट एक्सचेंजर में जमा नहीं होने देता। ये पानी में ही होता है बट इनइफेक्टिव होता है, वो पानी में उसको जमने नहीं देता। उस टाइप के इक्विपमेंट हम लोग बनाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये पानी में जो आपने पानी में सॉल्ट्स वगैरह जो व्हाइटनर वो है उसको पहले रोक देता, फिर उसको रोक के वो कहीं ना कहीं तो जमता होगा उसको। फिर बिल्कुल आपने ठीक बात की। मैंने क्या कहा, आपको पानी में रहता है बट पानी में इनइफेक्टिव होता है। उसके अंदर जो चिपकने की क्षमता है, ये जो इक्विपमेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है। ये उसकी क्षमता को खत्म कर देता है। और ये सॉल्ट्स जो पानी में ही रहते हैं, ये क्या आते हैं, घूम के फिर कूलिंग टावर में जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि ये रीसर्कुलेटिंग सिस्टम है, एक साइकिल है, एक साइकिल है। ये इसको बोलते हैं हम लोग, इसको ओपन सर्किट। अच्छा। एक होता है क्लोज सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट में घूमता है पानी। अच्छा, ठीक है। फिर वहां से, क्योंकि पानी जब आपका सॉफ्ट हुआ, वो पानी आपका कूलिंग टावर में चला गया ठंडा होने के लिए। बिल्कुल। ठंडा कैसे होता है पानी? दो चीजों से। एक तो मैकेनिकली, जो फैन जो है वो आपका गर्म हवा को ऊपर खींचता है, और दूसरा एवापोरेशन से। जो पानी जब एवापोरेट होता है तो क्या होता है, आपने एवापोरेशन देखा ना, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। पानी एवापोरेट वही होता है जो पानी प्योर होता है, ऊपर जम जाता है, नीचे वो रह जाता है। तो पानी ऊपर, ये नीचे जमना शुरू हो जाते हैं। कूलिंग टावर में एक चीज होती है वाटर बेसिन, जहाँ पे जैसे बारिश का पानी बिल्कुल जहाँ प्योर होता है, जिसे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्योर पानी एवापोरेट होता है, तो धीरे धीरे जो ये कण होते हैं पानी के अंदर, जो कि इनइफेक्टिव हो गए हैं लेकिन पानी में ही है, ये धीरे धीरे कूलिंग टावर के बेसिन में, कूलिंग टावर का बेसिन यानी जहाँ पे ठंडा पानी जमा होता है, वहां पे ये धीरे धीरे जमना शुरू हो जाते हैं। तो लेयर क्रिएट कर देते हैं और नीचे सतह में जम जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट हो गया है वहां पे। अच्छा। और वहां से कूलिंग टावर में एक ड्रेन होता है, जैसे हम लोग ड्रेन करते हैं, वहां से ड्रेन करके इसको
पानी के साथ निकाल देते हैं बाहर। अच्छा। कुछ पानी भी वेस्ट होता है, बट ये जो जैसे आरओ में सॉल्ट पानी जमा हुआ है, आरओ हाँ, मैक्सिमम पानी वेस्ट होता है। हाँ, वो क्यों होता है? क्योंकि पानी आपका ट्रीट हो रहा है। अच्छा। तो जैसे यहाँ पानी ट्रीट हो रहा है, ऐसे ऐसी पीछे जैसे आप खा रहे हो तो आपने वेस्ट तो आप निकालते ही हो ना, हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी वेस्ट आपने कूलिंग टावर में से निकालना होता है। अच्छा। तो ये जमता कहीं नहीं है और कूलिंग टावर से बाहर आ जाता है ये। अच्छा, तो आपका एक कॉम्बिनेशन है कि आप कूलिंग टावर वो कर रहे हो, कूलिंग टावर के बाद जो पानी जी, का जो है उसको फिर ट्रीटमेंट कर रहे हो। ये ट्रीटमेंट दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे को रिलेटेड है, रिलेटेड रिलेटेड है ये दोनों एक दूसरे अब अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो दो चीजें, इनमें प्रोडक्ट्स अलग हैं या कूलिंग टावर है उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट है, कूलिंग टावर एक प्रोडक्ट है? कूलिंग टावर एक प्रोडक्ट है। कूलिंग टावर और वाटर ट्रीटमेंट में कोई अलग अलग प्रोडक्ट है या एक ही प्रोडक्ट ये है? एक ही प्रोडक्ट है। तो हमारे दो प्रोडक्ट है, दो हम कूलिंग product टावर में बात बिल्कुल, काम करते हैं, एक वाटर वाटर ट्रीटमेंट में में, काम हाँ। करते हैं। अब इन प्रोडक्ट के यूजेस इंडस्ट्रीज में या डोमेस्टिक में आपका कौन सा कोर एरिया है? जहाँ तक वाटर ट्रीटमेंट की बात है, उसमें हम लोग दोनों जगह पे, जैसे अच्छा। आपका डोमेस्टिक में भी आपकी दिक्कत होती है ज़्यादातर आजकल पानी नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, अगर हम दिल्ली के आसपास की बात करें तो यहाँ पे पानी हार्ड ही इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को सॉफ्ट पानी मुहैया कराया ही नहीं जा रहा है ही नहीं अवेलेबल। पानी तो कहाँ से करेंगे? तो हर जगह पे ग्राउंड वाटर ही इस्तेमाल होता है। तो ये ग्राउंड इसमें गवर्नमेंट ने कुछ रोक तो लगाई है कि अब आप समरसेबल नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। तो फिर अब कैसे यूज हो रहा है फिर वो पानी? पानी तो आप जो टैंकर के थ्रू जो गवर्नमेंट के सोर्सेस हैं वहीं से सप्लाई होता है पानी। तो वो भी हार्ड वाटर ही है? वो हार्ड वाटर है, वो या यमुना वाटर है जो बहुत कम जगह पे अवेलेबल है वो। अच्छा, गंगा अब वाटर जैसे हम जिस एरिया में रह रहे हैं, पीतमपुरा, रोहिणी वगैरह, यहाँ पे तो हमको पूरा सॉफ्ट वाटर ही मिल रहा है। इसमें भी अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो इसमें एक TDS आता है। हाँ, TDS आता है 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, ठीक है ना? तो ये TDS लेवल जो होता है ये आपका पीने वाले पानी में 200 के आसपास होना चाहिए। ठीक है। उसमें क्या होता है, कैल्शियम भी होता है, सोडियम भी होता है। तो ये जो सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। बिल्कुल। WHO के मुताबिक 500 से ज्यादा आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। ठीक है जी। लेकिन यही 200 ppm पार्ट्स पर मिनट जिसे बोलते हैं हम लोग, ये आपकी मशीनरी के लिए हानिकारक है। अच्छा, बॉडी के लिए अच्छा है लेकिन मशीनरी पे क्योंकि केमिकल चिपक जाते हैं, क्योंकि वो उसकी कहीं वो गियरिंग रोक देंगे, कहीं कुछ चीज पे प्रॉब्लम करेंगे। आपका हीट एक्सचेंज जहाँ होता है ना, वहाँ पे कॉपर ट्यूब्स होती हैं। तो कॉपर ट्यूब्स का जो डाया होता है बहुत छोटा होता है, 10 mm का, 12 mm का होता है। तो वहां पे वो जमना शुरू होते हैं। तो जब आपका पानी ही उससे से निकलेगा नहीं, जो कूल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो आपकी जो हीट रिजेक्शन है वो प्रॉपर होगी नहीं, उससे एडवर्स इफेक्ट आएगा। मशीन जो आपकी एफिशिएंसी है वो उसकी डाउन हो जाती है। अच्छा। तो अगर जब आपकी प्रॉपर कूलिंग नहीं है, प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं है, तो आपकी मशीन आपको एडवर्स इफेक्ट देगी। अच्छा, जैसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, और तो ऐसे मशीन के अंदर ही जम जाते हैं। मशीन के अंदर ही जम तो फिर उसकी ब्लॉकिंग आ जाती है, हमारे जैसे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ जाता है। या तो वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, कुछ टाइम बाद तो बंद ही हो जाती है फिर। अच्छा, तो अभी आपको मैं दो मतलब समझा रहा था, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल। हाँ। तो इंडस्ट्री में 200 ppm का पानी यानी पार्ट्स पर मिलियन वो हानिकारक है, और 200 जो डोमेस्टिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो आपके लिए लेकिन अच्छा जो आरओ का पानी, जो पहले आरओ बेचते थे, हमने तो बहुत आरओ TDS लेकर 300, 200, 200 TDS है, बहुत ज्यादा, इसको जीरो, और वो 20-30 पे लेते, तो वो ह्यूमन के लिए तो पानी यूजलेस नहीं है। तभी तो यही मैं कहना चाहूंगा आपसे, जो आरओ है इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, लेकिन जिस पानी में हम बात कर रहे हैं इस इलाके की, वहां पे आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल फिल्टर लगाना है जो सिर्फ आपकी गंदगी को पार्टिकल्स को रोके। 200 ppm आपको आरओ की जरूरत नहीं है। आरओ क्या कहता है, पूरे मिनरल्स निकाल देता है, पूरे मिनरल्स। आप देखिए ना, आप 60-70% पानी तो आपका चला ही जाता है। आप सिर्फ एक पानी अपने गला गीला करने के लिए पी रहे हो, दैट्स ऑल। बाकी वो आपको यूजफुल नहीं है। इसी में थोड़ी सी आगे की बात एक और चीज ऐड करते हैं, जो आज का अल्कलाइन वाटर है, तो आपके सब्जेक्ट से है जुड़ा हुआ है या नहीं? अल्कलाइन वाटर और इसमें क्या डिफरेंस है? मैंने कहा पानी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पानी में बहुत सारी कंटेंट्स हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे लिए यूजफुल है, बहुत सारी चीजें उसमें हमारे लिए हार्मफुल है। तो अल्कलाइन वाटर एक सिर्फ अल्कलाइन उसमें इस्तेमाल होता है, एक केमिकल जो आपकी बॉडी के लिए काफी यूजफुल होता है। पीएच लेवल ऊपर नीचे करता है शायद। आप ये देखिए, विराट कोहली आज जो उसका आधा लीटर का पानी है वो 1000 रुपए का है। हाँ जी, हाँ जी। जो आप और मैं नहीं एफोर्ड कर सकते हैं। हाँ जी। तो कुछ जैसे हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो हमें जो झरनों का पानी आता है ना, वो उससे बेटर है, मिनरल रिच वाटर, बहुत अच्छा। उसके खाने पे उसका खाना बनाओ, उसका टेस्ट अलग होता है। थोड़ा सा मैं उसमें भी बात कर लूं। आपने बुरांस, हाँ, बुरांस
देखा है, अब उसका जूस भी है। आपने बांज के हाँ पेड़ बांज देखे हैं? देखे बिल्कुल, जिसे तो हम लोग सिल्वर ओक कहते हैं। हाँ हाँ, बांज के पेड़ हाँ, हमारे यहाँ इतने पाए जाते हैं। वहां से जो पानी उस उससे आता है, उसकी सतह से जो पानी आता है वो ना, फिल्टर होके आता है उनकी इतना जड़ों से। हमारे लिए इतना लाभकारी है, हम्म, हमारे पाचन शक्ति के लिए, हम्म, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए हम्म, बहुत अच्छा पानी हो। अगर आप हम्म। उसको टेस्ट करो ना, तो आप जो विराट कोहली जो पानी पीता है वो भी उसके सामने क्या है। हाँ कंटेंट, मेरा हाँ, कहने का मतलब है जो बिल्कुल। मिनरल्स जो है ना हाँ, पानी जो में, हमारी बॉडी को चाहिए वो बेस्ट वो उसमें। बहुत उसमें पाए जाते हैं। अब ये दोबारा आपने कह दिया कि सब्जेक्ट बड़ा लेंथी हो जाएगा, हाँ, इसलिए ये इस पर वाटर दोबारा ट्रीटमेंट डिस्कशन बहुत पे आएंगे। खतरनाक है। तो आप डोमेस्टिक पे भी बना रहे हो प्रोडक्ट? डोमेस्टिक में सिर्फ जो हम लोग स्केल से होने वाली जो प्रॉब्लम आपके इक्विपमेंट्स में आ जाती है। इक्विपमेंट क्या, जैसे आपकी इतनी फिटिंग्स हैं वाटर पानी की, की, पानी की, वो हाँ। बहुत आप लोग कॉस्टली या हम्म, जैगुआर की इस्तेमाल हम्म, करते हो, तो उसमें सफेद सफेद जम जाता है। बिल्कुल। या शावर है आपका, हम्म, उसके नोजल्स में हम्म, स्केल जम जाती है, तो प्रॉपर तरीके से आपका हम्म, फ्लो नहीं हम्म, मिलेगा। हम्म, वो उसको रोकने के लिए, या हम्म, गीजर में जो आपके स्केल फॉर्मेशन हो जाता है, हाँ, तो गीजर में भी हो जाएगा, तो फिर गीजर भी आपका ढंग से काम नहीं करेगा। जो बिल्कुल पानी बिल्कुल आपका 5 मिनट में गर्म होना है, वो आपको बिल्कुल 10 मिनट लगा रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल 5 से 10 मिनट यानी कि आपकी तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ गई। बिल्कुल पावर तो उन सबको सेफ और स्केल फ्री रखने के लिए हम लोग आपके ओवरहेड टैंक जो घर का होता है, जो पानी की टंकी है, उसके बाहर ऑनलाइन ही इस सिस्टम को लगा देते हैं, ताकि स्केल फॉर्मेशन ना हो। अच्छा, स्केल फॉर्मेशन से और एक चीज हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम योर जो चीजें खराब इक्विपमेंट्स है, होती हैं। वो आपका जैसे बॉडी में इचिंग हो गई। अच्छा भाई आप अगर अच्छा, खारा पानी में पानी हाँ कुछ इस्तेमाल गलत करोगे कुछ चीजें आ तो गई, इचिंग हो जाती है। कंटेमिनेटेड वाटर आ गया। आपका शैम्पू लगाते हो तो हम्म, ठीक से लेदर फॉर्मेशन नहीं होता, हम्म, मतलब झाग नहीं निकलता ठीक से। कहीं हम्म, कहीं आप घरों में देखोगे वो हम्म, साबुन लगाते रहते हैं, शैम्पू हम्म, लगाते रहते हैं, वो झाग ही नहीं देता। बिल्कुल उसका बिल्कुल। कारण ही हार्ड वाटर है। अच्छा, जब आप कपड़े धोते हो तो हम्म, लेदर फॉर्मेशन ही नहीं है, यानी हम्म, उससे मैल भी नहीं निकल पाएगा आप ठीक से। हम्म, तो ये सब हार्ड वाटर के इफेक्ट्स हैं ये। तो अच्छा उन इन सब चीजों को रोकने के लिए ही हम लोग वो सिस्टम लगाते हैं, अच्छा। ताकि तो एक आपको पर्टिकुलर सिस्टम है या आप डिमांड के हिसाब से सिस्टम क्रिएट करते हो? ये एक बना ये बना डोमेस्टिक ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे कि एक पंखा हमारा एक हो गया, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, या आप इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर है, उसमें साइज अलग अलग होते अच्छा हैं। साइज अलग अलग अब है? जैसे एक कोठी है हम्म, जिसमें 3 फ्लोर है, हम्म, उसका ओवरहेड टैंक का जो आउटलेट का पाइप होगा वो 2 इंच का होगा, हाँ जी, क्योंकि उतनी वॉल्यूम पानी का ज्यादा है। बिल्कुल। छोटा घर है, उसमें 1.25 इंच की लाइन हो गई, हम्म, आधा इंच की लाइन हो गई, हम्म, या ज्यादा से ज्यादा 1 इंच की लाइन हो गई। तो हम्म, हर घर में पानी का जो टंकी है, कोई 1000 लीटर की लगा रहा है, कोई 500 लीटर की लगा रहा हम्म, है, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो वो जो आउटलेट का जो पाइप का साइज है, उस साइज के हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करते हैं, अच्छा क्योंकि वो वॉल्यूम उसी हिसाब से ठीक है। होगा। पर है प्री प्रोडक्ट है, प्री बना बना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है आधा भाई। इंच का, 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच 2 इंच का का हमारे पास आपने रहता है। मेरे 2 इंच की पाइपलाइन आ रही है जी मेरे आउटलेट, तो मेरे को 2 इंच वाला चाहिए। बिल्कुल सर। तो यानी रेडीमेड प्रोडक्ट है जी एक, जी जी, वो है। रेडीमेड तो प्रोडक्ट। ये होम के लिए। अब इंडस्ट्रीज में किस तरह से है? इंडस्ट्रीज में जैसे कूलिंग टावर की कैपेसिटी है, हम्म, ऐसे ही इस इक्विपमेंट की भी कैपेसिटी है। हम्म, इंडस्ट्रीज में एंडलेस है, अच्छा, क्योंकि क्योंकि हर इसमें एक बहुत इंडस्ट्री का अलग सारे, अलग हाँ, आउटलेट्स है। इंडस्ट्रीज के बहुत सारे कैपेसिटीज हैं। जैसे अगर हम छोटे से छोटे कूलिंग टावर की बात करते हैं पहले, कूलिंग जहां तक कैपेसिटीज की बात आई तो आपको समझाने में और आसान रहेगा। कूलिंग टावर की भी कैपेसिटीज डिफाइन होती हैं। जैसे आप घर का एसी है, 1 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है, 3 टन का है, 5 टन तक, बिल्कुल इतने मैक्सिमम जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे कूलिंग टावर में भी टीआर में आता है। टीआर यानी टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके। इसकी जो कैपेसिटी डिफाइन होती है, इसकी जो यूनिट है, वो है टीआर, अच्छा, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। बिल्कुल। तो ये 5 टीआर से लेके 10,000 टीआर, 20,000 टीआर तक जाते हैं ये। अच्छा, आप ये लगा लीजिए। जो हम लोग जो बनाते हैं वो हम लोग 2000 टीआर तक बनाते हैं। 2000 टन उसमें भी रेफ्रिजरेशन। 1000 टीआर तक। इसमें भी जैसे आपका एक एसी है, हाँ, तो एक कूलिंग टावर जो है हम लोग एक कूलिंग टावर 1000 टीआर तक बनाते हैं। अच्छा, जैसे आपको 2000 चाहिए तो मैं आपको 1000 के 2 दे दूंगा। ओके, आपको 10,000 का चाहिए तो मैं 1000 के आपको 4 दे दूंगा। 4-10 दे दूंगा। तो मतलब मेरी कैपेसिटी मैं कूलिंग टावर को एडिशन करके आपको दे उसकी दूंगा। जरूरत नहीं पूरी कर कहीं सकते कहीं हैं। क्या होता है, वो वो कहते हैं सिंगल कि ही यूनिट बना लेते जी हैं, हाँ, डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या है। बनाते हैं वो। जी हाँ। तो अभी हमारी रेस्ट्रिक्शन तो पैकेज कूलिंग टावर की है,
लेकिन पावर प्लांट कस्टमाइज बोल सकते हैं हम उसको। कस्टमाइज हो हाँ। जाता है, 1000 तक आप भी कस्टमाइज कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते 1000 से ऊपर आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, उसके लिए डिफरेंट है। आप उसको या तो मल्टीप्लायर में दोगे, हैं, मल्टीप्लाई अगर मेरे को 10,000 TR चाहिए जी, तो जी। आप मेरे को 10 दोगे। 10 लेकिन कई इंडस्ट्रीज ऐसे होंगे जो 10 का भी बना रहे होंगे सिंगल, वो कहते हैं एज कि पर नहीं, कस्टमाइज। जैसे डिमांड आती है कि नहीं हमें तो 10,000 का ही चाहिए, तो हम्म। वहाँ हम हमारी अभी उतनी कैपेसिटी तो नहीं इसका है। इम्पैक्ट कॉस्ट वाइज इम्पैक्ट कम ज्यादा होगा या क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर इनफैक्ट सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है इसमें। ठीक है। और अब कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टीआर में आती है वो। ऐसे ही जो हम लोग ये वाटर ट्रीटमेंट का इक्विपमेंट बनाते हैं, ये सब भी आपका कैपेसिटी के ऊपर ही होता है। जैसे आपके प्लांट की क्या कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग को हम लोग रिलेट अच्छी तरह से कर पाएंगे, तो मैं एयर कंडीशनिंग की बात करता हूँ, सेंट्रल प्लांट्स की, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट लगते हैं सेंट्रल प्लांट्स में लगते हैं, डोमेस्टिक में नहीं। ठीक है। तो सेंट्रल प्लांट्स क्या होता है, उसमें बहुत बड़े कंडेंसर होते हैं, चिलर होते हैं, बिल्कुल। उसमें एएचयूज होते हैं, वो सब एक अंडरग्राउंड में रखते हैं। जैसे आपकी एक बिल्डिंग है, सपोज एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, उसको हमने उसके पूरा बेसमेंट से नीचे हाँ, वहां अपने उसको हमने सारे पूरा ठंडा करना है। हाँ जी। उसमें 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो प्लांट आपका एक ही होता है जो आपके बेसमेंट में होगा, और वहां से आपकी पूरी हम लोग ठंडक पहुंचाएंगे आपको। अच्छा। तो बिल्डिंग जैसे 2 मंजिला है, भाई यहाँ पे 30 टन में काम चल जाएगा, उससे बड़ा है 50 में, उससे 100 में, 200 में, 500 में, इस टाइप से। तो कैपेसिटी इस टाइप से डिफाइन होती है प्लांट के साइज के हिसाब से। अच्छा, ओके। तो अब जो ये वाला तो प्रोडक्ट इस तरह से, कूलिंग टावर वाला प्रोडक्ट आपका कैसे अलग अलग है, या कोई इसके भी स्पेसिफाइड बिल्कुल डिफाइंड प्रोडक्ट है, या ये कस्टमाइज है? हाँ, जहाँ तक हमारी बात है तो हमारा तो एक डिफाइंड है, लेकिन कूलिंग टावर कई अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। अगर मैं 2-4 नाम लूँ तो इंड्यूस ड्राफ्ट काउंटर फ्लो, फिर इंड्यूस ड्राफ्ट क्रॉस फ्लो, फिर आपका फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो ये कूलिंग टावर्स जो हैं, ये अलग अलग कैटेगरी हैं जो अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी किसी कोई बिल्डिंग है जहाँ पे आपके पास ओपन एरिया नहीं है और कूलिंग टावर लगाना जरूरी है। कूलिंग टावर ज्यादातर ओपन स्पेस में ही लगते हैं, जैसे छत में लग गए या फिर आपका ग्राउंड में लग गया, तो इनको फ्री एयर चाहिए होती है, बिल्कुल, ताकि जो हवा है वो पानी को ठंडा करे। हाँ, पानी और एयर का कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ताकि जो पानी की जो गर्माहट है वो एयर लेती है और ऊपर एग्जॉस्ट, मैं तो एग्जॉस्ट फैन कहूंगा ए टू बी इन ए ले लैंग्वेज, अदरवाइज एक्सियल फ्लो फैंस होते हैं जो ऊपर से हवा को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, तो जितनी यानी हवा भी निकाल, यहाँ से हवा आई, पानी से गुजरी, पानी को ठंडा किया और हवा बाहर निकल गई, बिल्कुल बाहर निकल गई। अच्छा। और बीच में जो है वो एक मीडिया होता है, जैसे अगर आपने पूरब में देखा होगा, वहाँ पे आजकल, पहले तो आपने देखा कि वो पानी गिरा, पानी इधर पहले आपने घास इस्तेमाल किया करते थे, घास इस्तेमाल करते थे, वो पानी उसमें गिरता था। हाँ, तो अभी आपने देखा होगा फिल्स होती है, मीडिया जो होता है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा। वो क्या होता है, वो जैसे मधुमक्खी का छत्ता है ना, उस टाइप से उसके होल्स होते हैं, कोरुगेटेड शेप में, तो वो बीच में वो होते हैं। फैन और जो बेसिन है कूलिंग टावर, उसके बीच में ये एरिया जो होता है, इसको हम बोलते हैं, पानी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पे। जैसे पानी वॉल्यूम आया पानी का और वो इसके अंदर गिरा, और यहाँ से पानी ऐसे ऐसे करके आया, कैसे आया, तो ऊपर गर्म है तो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा नीचे, हवा भी उसको ठंडी ले रही है, क्योंकि एग्जॉस्ट काम कर रहा है, एग्जॉस्ट भी काम कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है एक। अच्छा। तो बेसिकली हम पानी को छींटे में कन्वर्ट कर देते हैं, अच्छा, ड्रॉप को भी, उसको भी खींच और के छोटे ड्रॉप में कर देता है। अच्छा। तो कूलिंग टावर के अंदर ये सब प्रोसेस जो है, ये सब जो इक्विपमेंट्स है, जो अंदर की जो चीजें हैं, वो ये सब करती हैं ये। अच्छा। साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पानी में पानी की कमी भी ना हो। अच्छा। और हवा और पानी का जो मेल है वो भी डिजाइनिंग में काम आता है। अच्छा, ये नहीं कि पानी का वॉल्यूम वाटर का ज्यादा है और हवा कम है, वाटर वेस्ट भी ना हो, उनको सारे को कैसे वो करना है, और उसका चिलिंग भी प्रॉपर हो जाए। मतलब पानी का वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम, वो डिजाइन होता है एज पर द कैपेसिटी। तो इन दोनों के पीछे अलग अलग, दोनों में टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है? किसमें? कूलिंग में और जो हम वाटर ट्रीटमेंट में। कूलिंग टावर में तो देखिए, मैंने आपको बताया कि एक तो एवोपरेटिव कूलिंग हो गया और एक मैकेनिकली कूलिंग हो गई है, और अंदर जो मैंने पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, फिल्ड मीडिया जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू कूलिंग आपके होती है। अच्छा। और जो हम वाटर ट्रीटमेंट में वाटर ट्रीटमेंट में हमारे पास 4 टाइप के इक्विपमेंट्स हैं वाटर ट्रीटमेंट में ही। हाँ जी। एक आपका कैटालाइटिक टाइप ट्रीटमेंट है,
ये सब ऑनलाइन सिस्टम है। हम्म, और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम्म, और एक है इलेक्ट्रॉनिक, और हम्म। एक है मैग्नेटिक। अच्छा। सिस्टम तो ऑनलाइन ही है सारे, हम्म, मतलब आपको इसमें कोई अलग से प्लांट लगाना नहीं पड़ता। आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी में पाइप को काट के इसको बीच में हम फिट कर देते हैं सिस्टम अच्छा। को। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है। अच्छा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम, हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं सिस्टम, हम्म, और इसको चार्ज अप करते हैं अपने कंट्रोल पैनल से। हम्म। तो इसके अंदर हम डीसी का 10,000 वोल्ट इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज देते हैं इसके अंदर। अच्छा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज देने का मतलब ये हुआ कि जो पानी में आयोन्स होते हैं, अच्छा। तो पानी में आयोन्स जो होते हैं वो चार्ज अप हो जाते हैं। अच्छा। पानी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयोन दोनों होते हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक तो है। वो जब पानी में क्या होते हैं, वो जिगजैग मोशन में हमेशा क्लस्टर फॉर्म में रहते हैं। हाँ। उसी से स्केल फॉर्मेशन भी होती है। हम्म, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जब हमारे सिस्टम से होके, पानी जब सिस्टम से होके गुजरता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसको मिलता है, तो ये क्या होता है, आयोन्स ये अलाइंड हो जाते हैं ये। तो अच्छा, जो ऐसे ऐसे चल रहे तो ऐसे चलने हाँ, लग जाते एक तरीके से होता है। हाँ, हाँ। जैसे कि अगर हम आर्मी में प्लेटून देखोगे एकदम हाँ, सीधी बिल्कुल, चलती है, तो बिल्कुल। आयोन्स जो है नेगेटिव पॉजिटिव एकदम पैरेलल, एकदम सही रैंडमली मूव करते हैं उसमें। हाँ, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन है वो एक दूसरे को अपोजिटली फेस करते हैं। हाँ, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। हाँ, जैसे आपने मैग्नेट में देखा हाँ, होगा, साउथ दोनों एक पोल, दूसरे नॉर्थ को पोल, वो हाँ, चिपकते नहीं है, हाँ, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो हम्म, पानी में क्या होता है, इनकी जो फॉर्मेशन है, हम्म, वो जहाँ पे हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे पानी गर्म होता है पानी, वहां पे ये चिपकते नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये पानी में ना चिपक के, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक कूलिंग टावर में जाते हैं, वहां पे फिर एवापोरेशन होता है, और फिर कूलिंग टावर की सतह में ये जमना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। प्रिंसिपल इज सेम, वर्किंग इज डिफरेंट। अच्छा। वो हमारे मेटल्स के थ्रू इस चीज को हम लोग जनरेट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली इस अच्छा। चीज को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक। ऐसे ही जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक पैनल के थ्रू इस चीज को फॉर्मेशन करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को चेंज करके। और मैग्नेट में तो मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक पावर से इस चीज को हम लोग क्रिएट करते हैं। मैग्नेटिक पावर में भी हम वही मैग्नेट अंदर डाल रहे हैं, रिचार्ज करते हैं, फिर नहीं, नहीं, आयंस को, नहीं। या उसमें क्या करते हैं? उसमें भी ये चार्ज होते हैं, अच्छा। आयंस जो है वो चार्ज होते हैं, वो मैग्नेटिकली होते हैं, क्योंकि मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक एक फील्ड power है। क्रिएट करता है वो। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके अंदर। अच्छा। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसमें उसमें मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अच्छा। और चौथी टेक्नोलॉजी कौन सी बताई दी आपने? इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक। बता दी मैंने। इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आपकी मैग्नेटिक है, और एक कैटालाइटिक है। कैटालाइटिक में, बाकी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पावर भी चाहिए होता है, बट आपका कैटालाइटिक में पावर की भी जरूरत नहीं है। इसके अंदर मेटल कॉम्बिनेशन है। अच्छा। कुछ मेटल्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन हम लोग रिवील करते नहीं है, इट्स ए ट्रेड सीक्रेट ऑल्सो। कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज और समझते हैं इस चीज में, जैसे इंडिया में जो टोटल हमारी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड की 18% हमारी वाटर की, फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है, खाने पीने इन चीज़ों की। हमारे पास 4% के आसपास है। तो आप कैसे देखते हो कि हम इस वाटर की रिक्वायरमेंट को इन सिस्टम से, जैसे रेन वाटर है, या हमारे कुछ कोस्टल एरिया में समुद्री पानी है, या कई जगह हमारे पास खारे पानी की झील है सम इधर, तो उनको हम कैसे इन फ्यूचर में इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके यूज में ला सकते हैं पानी? अभी आप देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है, हम लोग MES में अप्रूव्ड है। MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विस में हम लोग ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में हाँ। हमारे प्रोडक्ट की अप्रूवल है। बिल्कुल। और ये दोनों ही चीज़ हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं पिछला विशाखापट्टनम गया था, जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ही सिर्फ नेवी में है। अच्छा। अब आप देखिए, वहाँ पे जो पूरा सी वाटर ही इस्तेमाल होता है। अच्छा। और सी वाटर का भी ट्रीटमेंट, जैसे मैंने शायद आपको पहले बताया, सी वाटर का भी ट्रीटमेंट होता है। हाँ, उसमें ये हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट गल्फ नहीं है। कंट्री सारी यही कर रही है। हाँ हाँ, वो वाटर ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे। अब आप शिप देख लीजिए, शिप हम्म। में जो हमारे Sailors- जाते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो महीनों साल भर हाँ, शिप में रहते हैं। बिल्कुल रहता है। उनको पीने का पानी कहाँ से आता है? समुद्र से ही वही आता है। पानी को और ये वही वाटर ट्रीटमेंट होता है, और वही वो पीते हैं। हम्म, उनको पीने लायक पानी बना दिया जाता है। लेकिन सी वाटर ट्रीटमेंट इज द कॉस्टलीस्ट ट्रीटमेंट, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट इन द टोटल वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री। अच्छा। जो ओशन वाटर है, उसको ट्रीटमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो उसमें कौन सी उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी सी- लगती है? ये लोग प्लांट में इस्तेमाल करते हैं पानी का, लेकिन उसके बावजूद भी एक एक्स्ट्रा सेफगार्ड के लिए हमारे इक्विपमेंट भी ये लगाते हैं। अच्छा, लास्ट में। लास्ट में अच्छा। भाई, जैसे आप साबुन से नहा रहे हो, हाँ, आजकल क्या होगा कि आप उसको कंडीशनिंग भी कर रहे हो, हाँ, आप
शैम्पू तो लगाते हो, उसको कंडीशनिंग भी करते हो फिर। अच्छा, तो क्या बात, 4-5 चीजें हो गई अब तो। 4-5 चीजें हो गई, अब अच्छा। कितनी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसे ही वाटर ट्रीटमेंट में आप वाटर ट्रीटमेंट बेसिक तो कर रहे हो, लेकिन उससे उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, फिर भी कहीं ना कहीं कई बार आपको कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो उसको और कंडीशनिंग करने के लिए हमारा इक्विपमेंट ये लोग लगाते हैं। अच्छा, तो एक नहीं, एडिशनल इक्विपमेंट। मैं एक चीज समझना चाह रहा था, जी, थोड़ा सब्जेक्ट से अलग है, कि समुद्र का जो पानी है, वो है जो सॉल्ट वाटर है, हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं पीने के उसके लिए? लिए वो प्लांट है बहुत बड़े बड़े सब। अच्छा, हाँ, तो वेपराइजिंग वाला सिस्टम काम नहीं 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 करता नहीं जो हमने वो बचपन में सीखा कि पानी को गर्म कर दो, ऊपर डिस्टिल्ड वाटर आ गया, नीचे जम गया? वो तो मैंने आपको बताया ना, पानी में कंटेंट इतने सारे होते हैं, वो कुछ कंटेंट को ठीक करने के लिए है वो बस। अच्छा लेकिन पानी में एंडलेस कंटेंट्स है समुद्र के पानी में। अच्छा। आपको मैं क्या क्या बताऊं, उसमें इतनी ज्यादा चीजें होती हैं जो आपको निकालनी पड़ती है उसमें लेकिन से। फ्यूचर में तो हमें शायद यही समुद्र का पानी यूज करना पड़ेगा उसके लिए तो आज की डेट में इजराइल जो सबसे देश, जो आपने नाम सुना आजकल, हाँ। तो उनकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है जो सी वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। अच्छा हाँ, तो उन्होंने इसमें अपनी महारत हासिल करी है अच्छा। और काफी हद तक सी वाटर को ट्रीट कर रहा है, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, अगर हम रेन वाटर को करते हैं, रीयूजेबल बनाए तो हार्वेस्ट, उसमें रेन वाटर वो हार्वेस्टिंग कैसे कर रहे हैं। नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, मैं रेन वाटर के मल्टीपल यूजेस पे बात करना चाहता हूँ। हाँ, कि जैसे हमने बारिश हुई, 5 लाख लीटर पानी इकट्ठा कर लिया, अब उस पानी को हम पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मल्टीपल यूजेस में बस कर सकते हैं उतने ही इंडस्ट्री तक में। इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री में नहीं कर सकते। तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? ट्रीटमेंट नहीं है, पानी तो वो शुद्ध ही है आपका, उसमें क्योंकि सिर्फ तो ऑलरेडी डिस्टिल्ड वाटर हाँ, है। तो उतना पानी इकट्ठा नहीं हो पाता ना कि आप उसको इंडस्ट्री में यूज तो करो। इंडस्ट्री रिसाइकिल में तो करके, आपको टन्स में पानी चाहिए होता है। रिसाइकिल करके। रिसाइकिल करके पानी इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि बहुत सारा इन फ्यूचर में हमारे पास पानी की कमी तो होने वाली है। भाई तीसरा विश्व युद्ध ही पानी के हाँ, उसमें होगा, ऐसा माना अभी जा तो रहा है। ऑयल के चक्कर में चल रहा अब है। आप देखिए, पानी जो हमारे यहाँ पहले 24 घंटे आता था, आजकल हमको टाइमिंग हो गई है उसकी, 3 बार आता है। और अब कहीं कहीं पे दो कई जगह तो 4 और दिन में एक कहीं बार एक आता है। दिन, हाँ एक दिन। मैं अपनी ही बात करूं, जब हम सिकंदराबाद में रहते थे तो 1 हफ्ते में 1 बार आता था पीने का पानी। 1 सिकंदराबाद हफ्ते में? में 1 बार। तो पढ़ते तो आप कब कब कौन सी ईयर की तो बात? जब भी मैं बात करूं, अगर मैं 80s की बात करूं, हाँ, तो पानी वहां पे हफ्ते में 1 बार आता तब अब था। कितने महीने में एक बार आता है? नहीं नहीं नहीं, अब क्या हुआ है कि अब जो मैंने आपको बताया कि वाटर ट्रीटमेंट का काफी ज्यादा जोर है और इक्विपमेंट्स भी इतने आ गए हैं, तो अब जो भी ग्राउंड वाटर है वो ट्रीट होके आता है, तो पानी हमको वहाँ पे, अब तो पानी आने लग गया है। अच्छा, पानी लेकिन आने जहाँ तक मीठे पानी की बात है, जो नेचुरल रिसोर्स से पानी आता था वो सब खत्म हो गया। वो सब खत्म तो हुआ, धीरे सारे धीरे पानी ट्रीटमेंट। की दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, धीरे धीरे हाँ, वो और अब बड़ी पानी होती जा रही मिलेगा भी तो आपको फिर खारा ही पानी मिलेगा। है। अच्छा, अब आप देखिए, रिवर भी हमारी पूरी पोल्यूटेड होती चली जा रही है। जितना भी इंडस्ट्रीज का पानी है, हम लोग सब अपने नदियों में ही फेंक रहे हैं। तो उसके ट्रीटमेंट पे काम क्यों नहीं हो रहा है? होता है, हाँ। लेकिन हमारे ऊपर क्या होता है कि हम लोग जैसे ईटीपी प्लांट्स है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट हाँ, प्लांट्स है, प्लांट है। वो होते हैं प्लांट, हाँ। लेकिन हम लोग खाना पूर्ति के लिए लगा रहे हैं। अच्छा, केवल फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए हो गया, इंडस्ट्री, हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिखा दिया, बस बाकी बस 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 लगा लेते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उसको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, बिजली उसके चाहिए। रिकरिंग कॉस्ट है। फिर आज की डेट में अगर हम बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, अगर हम इन सब चीजों को मेंटेन कर लें, इस सेगमेंट में भी आपसे तो बात करें कंपटीशन के बहुत बारे में। दिक्कत हो जाती है। अच्छा, ये आपके जो प्रोडक्ट हैं दोनों, एक कूलिंग टावर जी। है और एक है अपना ये वाटर ट्रीटमेंट वाला, बेसिक, हाँ वाटर ट्रीटमेंट का। 2 प्रोडक्ट है, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं दोनों आपस में मैच करते हैं। जी जी। इनकी मार्केट कौन सी है? आप किन लोगों को ये बेचते हो? कौन आपके से लेते हैं? कौन इनकी सर्विसेज लेते हैं? तो आप इसमें एक तो प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी आप ही देते हो या बिल्कुल क्या? करते हैं सर। तो ये अभी जो हमारी इसमें मार्केट है, अभी हम लोग 90% तो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर ही है, अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अप्रूव्ड हैं एमईएस में, MES पैन में। इंडिया में, तो एमईएस की अपनी अच्छी खासी खपत है और पैन इंडिया में काम चलता है। तो हम लोग रेस्ट्रिक्टेड दिल्ली या एनसीआर में ही नहीं है, हम लोग विशाखापट्टनम हो गया, कोची हो गया, मुंबई हो गया, आपका राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, मतलब ऑलमोस्ट पैन इंडिया में हमारा काम चलता है। अच्छा, मैक्सिमम तो यही है। अब कूलिंग टावर में हर इंडस्ट्री को जरूरत है इसकी, जिसके के पास मशीनरी है और जिसमें हीट जनरेशन होगी, आपके कूलिंग टावर हर जगह। चाहिए। अब आप देखिए, जितने होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, आपके ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, अगर मैं प्राइवेट बात करूं, इनमें सब जगह तो चाहिए ही चाहिए कूलिंग टावर। आज की डेट में आप देख रहे हो कितना उमस भरा मौसम है, तो बिना एयर कंडीशनिंग का आपका
काम नहीं चलेगा, चाहे वो आप अपने कंफर्ट के लिए कर रहे हो, हम्म, चाहे वो आप अपनी लग्जरी के लिए कर रहे हो, चाहे वो आपकी हम्म, इंडस्ट्री के लिए जरूरत है, बिल्कुल वो आपको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो कूलिंग टावर की खपत नो डाउट हम्म, बहुत ज्यादा है, उसी हिसाब से कंपटीशन भी है। अच्छा लेकिन कूलिंग टावर में थोड़ा सा हम लोग एक जगह पे इसलिए हम लोग फोकस्ड हो गए क्योंकि एक नॉर्म्स आ गए कूलिंग टावर इंडस्ट्री में कि कूलिंग टावर CTI अप्रूव्ड होना चाहिए। अच्छा CTI यानी कूलिंग टावर इंस्टीट्यूट वही, से अप्रूव्ड होना चाहिए, अच्छा वहां से इसकी हमें सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। अच्छा तो ये जितने भी हम लोग ये प्राइवेट काम है, जिसको मैं चाहे वो मॉल्स की बात कर लूँ, मल्टीप्लेक्स की बात कर लूँ, ऑडिटोरियम की बात कर लूँ, ऑफिस कॉम्प्लेक्स की बात कर लूँ, लेबोरेटरीज की कर लूँ, रिसर्च सेंटर की बात कर लूँ, तो यहाँ पे काफी जो कंसल्टेंट्स हैं, हमारे भी कंसल्टेंट होते हैं, HVAC जिसको बोलते अच्छा हैं, जी, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। हाँ जी, ये एक बिल्डिंग का हिस्सा HVAC, है, हाँ जी, हाँ जी, जैसे फायर फाइटिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ऐसे HVAC भी एक पार्ट है। तो HVAC के लिए एक कंसल्टेंट होते हैं जो पूरा ड्राइंग और डिजाइन बनाते चेक हैं, करते हैं, देखते उसमें हैं। ये लोग, इन लोगों ने क्या शुरू कर दिया है कि कूलिंग टावर में CTI अप्रूव्ड कूलिंग टावर ही लेना शुरू कर अच्छा दिया है, ठीक है जी, जो अभी हम है नहीं। कूलिंग टावर वही होता है, हाँ। लेकिन सर्टिफिकेशन वहां से चाहिए होती है। तो सर्टिफिकेशन सबको मिल नहीं पाता या क्या चीज़ है? सबको मिलेगा, अच्छा, सब मैं भी ले सकता हूँ हाँ, और हम लेना भी चाहते हैं, हाँ, लेकिन एक हमारी प्रॉब्लम कह लो, या एक जो हमारे आज मोदी साहब, हम्म, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आज कहते हैं कि मेक इन इंडिया, तो हम उस पर बिलीव कर रहे हैं कि आज हम मेक इन इंडिया को प्रमोट वो चाहते हैं कि मेक इन इंडिया में प्रोडक्ट बने। और जो CTI सर्टिफिकेशन है वो होती है अमेरिका से अच्छा, इंडिया में है ही नहीं सर्टिफिकेशन? ना, अच्छा, ये होती है वहां से, टीम आती है, वो यहाँ पे टेस्ट करते हैं कूलिंग टावर, फील्ड टेस्ट होता है, आपके फैक्ट्री में भी उसका सर्टिफिकेट मतलब देखा जाता है प्रोसेस पूरा, और फील्ड में जाके इसकी टेस्टिंग होती है कि जो कूलिंग टावर मैंने किसी इंडस्ट्री में लगाया है, हाँ जी, क्या वो ठीक तरह से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल तो वो सही। लोग टेस्टिंग करते हैं उसको, और फिर आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसकी कॉस्ट थोड़ी काफी ज्यादा होती है, 25-30 लाख के आसपास, 25-30 लाख, और फिर हर साल उसको रिन्यू भी करना रिन्यू होता करना है। हर साल 25-30 लाख जमा? नहीं, हर साल नहीं, अच्छा, एक बार का है वो, अच्छा, हर साल 4-5 लाख के आसपास का खर्चा ठीक है, है, क्योंकि उनकी टीम दोबारा आती है और देखती है कि आप किस टाइप से, अच्छा। आपकी तो जो पूरा परफॉर्मेंस सिस्टम है, से लेकर हर तो चीज, हर यानी जो प्रोडक्ट हर जो मेरा इक्विपमेंट से लेकर सिस्टम के आपका कैसा काम कर रहा हो, सारी चीज को वेरीफाई करते हैं। सर्टिफिकेशन में होता है। हमारा ये भारत सरकार से और हमारी खुद की इंडस्ट्री से ये रिक्वेस्ट है कि हम स्टैंडर्ड तो मीट आउट कर रहे हैं भाई, एक स्टैंडर्ड्स जो भी बनाए गए हैं हम सब कर रहे हैं, आप एक इंडियन स्टैंडर्ड बनाओ। हमारे यहाँ पास एजेंसीज की कमी तो है नहीं। BIS वगैरह इस चीज पे काम करें अगर वो BIS एक अलग इंस्टीट्यूट है, और जो सर्टिफिकेशन यहाँ से जो देंगे, जैसे हमारा ISRE है, इंडिया ये कूलिंग, ISRE जो हाँ, वो है, आपका जो AC वालों का एक अमेरिकन एसोसिएशन है। सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड वेंटिलेशन है, हाँ, ऐसी इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड वेंटिलेशन है। हाँ, तो ये हमारी सक्षम है करने के लिए, लेकिन फिर भी हम क्यों अमेरिका पे डिपेंडेंट है? आज की डेट में हमारे पास इंजीनियरों की कमी नहीं है, एजेंसीज की कमी नहीं है, बिल्कुल। हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हमको सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। एटलीस्ट हम उन जो सर्टिफिकेशन है या जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट आउट करें, तो हमें दीजिए, नहीं करते हैं तो मत दीजिए। अच्छा, लेकिन जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं तो हम बाहर की एजेंसीज को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? और कूलिंग टावर एज सच इज नॉट दैट वेरी टेक्निकल आइटम कि इसके लिए हमें बाहर वालों की यानी जरूरत सारी पड़े। टेक्नोलॉजी सिंपल ही है कि Simple ऐसे है। काम करेगा, ऐसे काम करेगा, जी ये हाँ, तो होगा। उसके लिए हमें इतनी बड़ी एजेंसी जो अमेरिका से आए उसकी जरूरत नहीं है। तो कुछ कूलिंग टावर जो बहुत पुराने हैं, जिनके नामी ग्रामी है, कुछ ने लिया भी नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो देख के आज भी लोग उनको प्रमोट करते हैं और उनसे लेते हैं, और वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्यों इतना खर्चा करूं और इतने कंपटीशन में, जहाँ पे प्राइस फैक्टर इतना बड़ा इशू आता है इंडिया में, जहाँ पे आपको प्राइसिंग इतनी मिल नहीं पाती, और ऊपर से इतने खर्चे करके, फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये। तो आपका 90% आप कहते हो कूलिंग टावर गवर्नमेंट में, तो जो प्राइवेट इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, तो इनमें प्लांट्स हैं, इनमें कूलिंग टावर्स या कूलिंग टावर वाटर ट्रीटमेंट नहीं लगता लगता या है, ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए लगाते नहीं हैं? लगता है, और वो कूलिंग टावर लेते हैं। कुछ कूलिंग टावर हम भी सप्लाई करते हैं,
और चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कूलिंग टावर मैन्युफैक्चरर्स है, कंपटीशन कहीं कहाँ नहीं है, हर जगह ही है। तो अलग अलग इंडस्ट्री से वो लोग लेते हैं, जैसे हमारा खुद का अपनी रीच है, जो हमारा अपना खुद का क्लाइंटेल है, वो हमसे लेते हैं कूलिंग टावर। लेकिन हमारा प्रमोशन वहाँ कम है और गवर्नमेंट में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से हमें रेगुलर बिजनेस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान आपका वहाँ ज़्यादा जाता है। तो उसी इस हिसाब से हम चैलेंज को करते कैसे हैं। ठीक वो कर रहे हो आप लोग, जो ये अभी तो नहीं certificate कर रहे इसमें, तो अभी हमारा गवर्नमेंट फिलहाल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सपोर्ट कर रहे हैं बिना सर्टिफिकेशन के लेने में? हाँ, वो तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसके अलावा आपकी इनकी जो गवर्नमेंट के साथ करते हो, आपकी कूलिंग टावर की कमिटमेंट्स क्या होते हैं? आप कितने टाइम में सर्विसेज और क्या क्या चीज़ होती हैं? ये कम से कम एक, अगर हम स्टैंडर्ड बात करें तो 1 महीने टाइम चाहिए होता है। जैसे आज किसी ने हमें ऑर्डर दिया है, तो हमें 1 महीने का टाइम चाहिए होता है बनाने उसको के लिए। बनाने के लिए। जैसे वर्कलोड भी आपके पास कभी ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास कुछ आउटसोर्सिंग भी है जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं, और हम उनके साथ काम करके अपने ऑर्डर को तो पूरा कर देते हैं हम सारा कुछ। जो हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, कूलिंग टावर में क्या होता है कि ये सब हैंड मोल्डेड होते हैं, ये इसमें मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती है। जो फैब्रिकेशन का जो काम है, जिसमें सपोर्ट्स जो लगते हैं वो लगते हैं एंगल्स के, वो हम लोग अपने फैक्ट्री में फैब्रिकेट करते हैं। और जो बॉडी होती है फाइबर की, जो मैंने बताई थी, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, वो हम इन हाउस ही उसको हैंड मोल्ड करके, उनके अलग अलग पैटर्न होते हैं, या वो हाँ, वो करके क्राफ्ट जी, करके उस तरह से काम करते हर हैं। कैपेसिटी का पैटर्न होता है। भाई जैसे मेरे को 50 TR का चाहिए तो उसका साइज अलग होगा, अच्छा जी, मुझे 100 TR का चाहिए, उसका साइज अलग होगा। तो अच्छा। उस हिसाब से हमारे पास पैटर्न है, जो कैपेसिटी आती है उस पैटर्न को हम लोग हैंड मोल्ड करते हैं, अच्छा। और फिर उसी के हिसाब से जो मोटर लगनी है, उसके ऊपर फैन लगता है, उसका सिलेक्शन होता है, फिर उसका फ्रेम बनता है, वो फ्रेम हम सब अपना बनाते हैं। अच्छा। आउटसोर्सिंग में सिर्फ फैन आता है, मोटर आता है, और फिल्स जो अंदर जो मीडिया बताया मैंने, कूलिंग पैड्स जिसे बोलते हैं, वो भी आउटसोर्स होते हैं। अच्छा जी हाँ, तो इस तरीके से ये आप लोग इस तरह से मैन्युफैक्चर जी करते हैं। जी जी। और और जो ये हम लोग इसके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट है, ये कहाँ सप्लाई करते हैं? गवर्नमेंट को या प्राइवेट में, या ये दोनों जगह, दोनों जगह सप्लाई? हाँ, तो मतलब मेजर पार्ट डोमेस्टिक किसका भी, ज़्यादा रहता होगा? इसमें भी अगेन, अगर जहाँ तक वाटर ट्रीटमेंट वाली बात है, इसमें भी 60-40 है, 60% गवर्नमेंट एंड 40% प्राइवेट। जो मेरा एक सवाल जो पीछे था कि जैसे आपने किसी गवर्नमेंट में या किसी उसमें कूलिंग टावर लगाया या वाटर वो लगाया, तो इसमें आप कितने टाइम तक आप फ्री सर्विस देते हो? उसके बाद फिर एएमसी आप लेते हो या एएमसी कोई और? उसको एएमसी आप लेते हो या कोई और होती है? एएमसी होती है, नहीं होती? एएमसी होती और है। एएमसी का बिजनेस कैसे है आपका, है या? एएमसी की बात करूं मैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है एक सिस्टम से रिलेटेड है, तो एएमसी जो होती है वो पूरे प्लांट की होती है, जिसमें कूलिंग टावर भी इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ जी। वो एएमसी, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट किया, आपने जो गारंटी आपकी 2 साल की प्रोजेक्ट की होती है वो आपने कंप्लीट करके दे दी, फिर एएमसी के लिए अलग टेंडर होते हैं, वो एजेंसियां अलग होती हैं। अच्छा वो एएमसी क्या होता है, वो पूरा फिर एयर कंडीशन प्लांट की आपको मिलेगी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा। तो उसमें कूलिंग टावर भी आ जाता है। तो वो कूलिंग दूसरी टावर हम कंपनी अलग लेती से है? नहीं लेते हैं, अच्छा, वो वही कंपनी वो का ही है? करेंगे। अच्छा। फिर जब कूलिंग टावर में उनको कुछ प्रॉब्लम नजर आएगी या कुछ उनको सर्विस करना होगा, फिर वो देखते हैं कि कूलिंग टावर किसका है, हाँ, तो उनसे बात उसमें करते हैं। नेम प्लेट होती है, सब हाँ। कुछ होता है, फिर हमसे बात करते हैं कि भाई हमें इस कूलिंग टावर में ये दिक्कत है, आप हाँ। हमें ये करके दीजिए, तो हम अच्छा, फिर उनको एक देते साल हैं। आपकी एएमसी वैसे होती है। अदरवाइज तो हम लोग, इसमें क्या होता है, प्लांट जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है तो प्रोजेक्ट पूरा करते करते भी 1.5-2 साल लग जाते हैं, पूरा अच्छा एक एचवीएसी को करने के। अच्छा अच्छा। तो कूलिंग टावर तो जैसे जल्दी हमने आपने दिया, लगा लगा के दिया, हाँ। तो जो कॉस्ट, जो उसमें वारंटी है वो तो 1 साल की थी जब से मैंने सप्लाई किया। अच्छा। लेकिन कहीं कहीं कमीशनिंग के बाद वो बोलते हैं कि हम 1 साल की तो गारंटी लेंगे। आप जैसे लगा के आगे आपने कमीशन तब किया जब उनका पूरा सिस्टम रेडी हो गया। हाँ, तो उसके बाद की भी गारंटी हम लोग कभी कभार एज पर कॉन्ट्रैक्ट या एज पर, जब हमारा परचेज ऑर्डर हम लोग फाइनल करते हैं तो उस समय हम लोग उसको फाइनल कर लेते हैं कि हम आपको 18 महीने की गारंटी देंगे सप्लाई के बाद। अच्छा। और आप चाहे उसको 10 साल बाद लगाओ, लेकिन मेरी गारंटी तो 18 महीने तक की है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई वो डिपेंड करता है कहाँ पे क्या क्या जी परिस्थिति जी है। जी, इस अच्छा, हिसाब अपने से। बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या, आप क्या क्या चीज़ देखते हो? सेल्स देख रहे हो, मार्केटिंग देख रहे हो, या आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हो, या ओवरऑल सब कुछ देख रहे हो? देखो, आज जिस स्टेज में आज मैं हूँ, हाँ, हम सब कुछ देख रहे हैं। सब कुछ देख रहे हो। हाँ, आप मैन्युफैक्चरिंग भी देख रहे हैं, आपका सेल्स तो है ही है, मार्केटिंग है, टेक्निकल है, ड्राइंग्स है, आपका अकाउंटिंग है, ऑफ कोर्स उसमें
वी आर तो पार्ट ये ऑफ दैट। ओवरऑल सब में आप सुपरविजन करते होंगे, एक कोर एरिया होगा आपका कि सेल्स कोर एरिया है या फिर ये प्रोडक्शन और सेल्स, प्रोडक्शन और सेल्स कोर एरिया है आपका, और बाकी फिर टीम उस तरह से डिवाइड से टीम है हाँ। बट इन्वॉल्वमेंट हर जगह है हमारे। तो एज ए इसके आप बिना सारा काम बिजनेस होता नहीं। हैंडल कर रहे हो, तो इसमें सबसे बड़ा टास्क कौन सा करने में टफ आता है आपको? जैसे आपका Production। सेल्स भी आ गया, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में फाइनेंस, फाइनेंस तो इज ए कोर सेक्टर जो हमेशा ही चैलेंजिंग रहा है। उसका कारण यह है कि बीइंग ए गवर्नमेंट सप्लायर कहीं कहीं हम लोग डायरेक्ट भी टेंडर कोट करते हैं और काम करते हैं उसमें। तो जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पूरी करनी होती है बिल्कुल, government में। उसमें बैंक गारंटीज वगैरह बहुत सारी बहुत चीजें कुछ होता है, ईएमडी हो गई, फिर आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड गारंटीज भी देनी पड़ती हैं, और आपको काम भी करना पड़ता है, काम पूरा भी करना पड़ता है, उसको कमीशन भी करना पड़ता है, और उसके बाद देन हमारी पेमेंट प्रोसेस होती है। हाँ जी। इन दौरान समटाइम फंड्स भी लैप्स हो जाते हैं गवर्नमेंट के, तो जो फंड आने में भी कभी कभार टाइम लग जाता है। तो जो सप्लायर है मेरा वो तो बैठा नहीं रहेगा, तो आपने आज उसको तो मैंने देना ही देना है। 60 दिन, मैक्सिमम 45 डेज टू 60 डेज। इस दौरान मेरे और भी काम आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट में काम करने का फायदा है, और नुकसान जो है वो पेमेंट्स का है कि पेमेंट्स हमें थोड़ा टाइमली नहीं हो पाते। तो कितनी साइकिल हो जाती है? जैसे आज आपको ऑर्डर आया, आपने काम शुरू किया, 1-1.5 महीने में आपने 3 प्रोडक्ट महीने। तैयार किया, अब प्रोडक्ट आपने भेज दिया, तो आपकी टोटल पेमेंट साइकिल आने में 90 डेज का टाइम लगता है, 3 महीने और का। आपको पीछे मैक्सिमम 30 डेज, तो 60 दिन का आपका अपना यूज करना है आपको पैसा। हाँ, वो हमारे लिए थोड़ा सा ये वर्किंग challenging कैपिटल। है काफी। तो अगर ज्यादा ऑर्डर आ गए तो फिर वर्किंग कैपिटल उस तरह से है। बहुत दिक्कत होती है उस समय। अच्छा, उस तो समय उसको फायदा- मैनेज कैसे करते हैं फिर? उसको मैनेज हमने कुछ एमएसएमई लोन्स भी लिए हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आई थी उसमें हमने उनका थोड़ा सा फायदा मिला है हमें उसमें, और कुछ बिजनेस लोन्स भी हमने प्रोवाइड किए और लिए, मतलब प्रोवाइड क्या किए, लिए उसमें। लेकिन मैं देखता हूँ कि जितना लोन लो वो आपके लिए पूरा होता ही नहीं है। बिजनेस कभी। लोन से वो तो बिजनेस को नुकसान की तरफ ज्यादा ले जाते हैं, ये उसकी देख तरफ। लिया, दैट्स व्हाट मेरा एक्सपीरियंस जो मेरा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पैसा जितना भी आप बिजनेस लोन लो, चाहे एमएसएमई से आपको सपोर्ट मिले, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी पेमेंट आपके सर्कल से रुक गई है तो ये सब चीजें भी काम नहीं आती है। एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है। अच्छा, तो अभी हम लोग जो गवर्नमेंट के टेंडर्स है उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। तो इसका अब हम डायरेक्ट जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम करते हैं, और स्ट्रिक्ट पेमेंट टर्म्स के साथ काम करते हैं। अब हमने क्रेडिट फैसिलिटी भी देनी बंद कर दी। अच्छा, एक चीज और समझते हैं इसको। तो जैसे अभी आपने तो ये कर दिया, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, आपकी ऑर्डर की क्वांटिटी जहां 10 से 10 की जगह 5 हो जाएगी, हो गई है। तो इसका वैसे एक्चुअल सॉल्यूशन क्या लगता है, क्या होना चाहिए? बहुत मुश्किल है साहब, मेरे तो अभी समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम में क्या सपोर्ट होना चाहिए, हम इतना ही चाहते हैं क्या होना चाहिए इसमें? अगर आप गवर्नमेंट ने काम कराया है, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में ही हम काम कर रहे हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, सीपीडब्ल्यूडी है, तो दे शुड स्टिक टू दी नॉर्म्स कि अगर हमने काम कर दिया तो हमें पेमेंट मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। पैरेलली अगर हम अपना टैक्स ठीक से जमा नहीं करते तो हमारे ऊपर तो बहुत सारी आप इंटरेस्ट लगा देते हो, पेनल्टी लगा देते हो, लेकिन यहाँ से पेमेंट आती है तो यहाँ से कुछ भी नहीं। यहाँ एमएसएमई का जो एमएसएमई एक्ट है उसमें है, लेकिन इन प्रैक्टिकल आपको कुछ भी उससे फायदा नहीं हो रहा है। मैंने एमएसएमई में मेरे को जहाँ तक लगता है एमएसएमई एक्ट में बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर लोगों को एजुकेट नहीं किया हुआ है। हो सकता है कि क्योंकि हमने लिए हमें 18% का ब्याज भी मिला, लैक ऑफ नॉलेज है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें तो नहीं मिला। चलो एक हम इसमें नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे किसी के साथ, मैंने एमएसएमई में अप्रोच किया, इसमें लोगों को एजुकेट करेंगे, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें आपका जो बिजनेस है इसमें फैमिली किस तरह से इन्वॉल्व है? आप फर्स्ट जनरेशन बिजनेस वाले? फर्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन आपकी आ रही है या नेक्स्ट नहीं आ रही है? तो फिर अब इस बिजनेस को क्या करोगे? अच्छा, ये क्यों हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिजनेस और इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है? देखा कि वो देख रहे हैं कि चैलेंज फेस कर रहे हैं आजकल, तो सिल्वर स्पून सबको चाहिए। हाँ, कि आते एक आपके लिए बहुत अच्छी सी कुर्सी हो और आप बैठ के बिजनेस कर रहे हो, तो वो अभी हमारा स्टेज आया नहीं है। अच्छा, अभी स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, और मैंने ये देखा है कि बिजनेस में यू एटलीस्ट यू नीड 15-20 years टू गेट सेटल डाउन, जहाँ पे आपका फर्स्ट जनरेशन हो। हाँ, तो ये टाइम लग फर्स्ट जनरेशन को 20 से 25-30 साल लग जाते हैं स्टेबल होने में। तो वो इस चीज को स्ट्रगलिंग करते हुए देख रहे हैं कि यार ये तो मतलब इट्स नॉट व्हाट यू कॉल दैट पीस ऑफ केक जो मैं खा लूं इसको।
तो इसके लिए तो आपको पूरी बेकिंग करनी पड़ेगी और वो बेक में तो बिना आग के तो होगा नहीं, तो झुलसना तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब जो बच्चे हैं मेरे, दे आर वेरी गुड, नो डाउट अबाउट दैट, बट फैमिली बिजनेस में नहीं आना चाहते। दे आर इनटू आईटी सेक्टर, वो वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं एंड दे आर एंजॉयिंग दैट जॉब, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि यार दे आर वेल सेटल्ड, लेकिन बिजनेस में नहीं आना चाहते। बिजनेस में नहीं आना। उसके दो कारण है। अच्छा। उसका एक कारण है हमारी कौम, जो हम लोग उत्तराखंड के हैं, जो हम लोग शुरू से हम लोग एक सर्विस ओरिएंटेड रहे हैं। हमने बिजनेस कभी ना सुना ना देखा, और ना ही हमारे खून में है ये। तो हमने तो कोशिश करी, काफी हद तक हम लोग सक्सेसफुल भी हैं। मैं ये नहीं मानूंगा कि हम आगे बढ़ रहा हूँ मैं, और अच्छा भी कर रहा हूँ। और जो मैंने अभी आपको कहा कि टाइम लगता है, अब आप बोलो कि एक सरिये को आपने टेढ़ा करने के लिए 10 ठोकरें मारी उससे या उससे हिट किया, और 11वें में हुआ, और 10 में आप हार गए, अब पता चला कि 11वें में उसने हो जाना चाहिए था। तो वो स्टेज अब आ गई है। अब तो हम आगे बढ़ने का हमारा बिजनेस का ऐसा ऐसे करके वो चलता है। तो जो भी टाइम था, वो हमने जो मेहनत करी है वो अब हमको फल दे रही है। अच्छा, तो अभी फैमिली का इसमें इन्वॉल्वमेंट आगे हो, एज ऑन डेट तो नहीं है। एज ऑन डेट अपने फ्यूचर प्लान्स क्या, कि हम इस बिजनेस को कैसे क्या क्या चीज करना चाहते हैं? प्लान्स के लिए हमने अभी यही किया है कि वक्त पे छोड़ दिया। अच्छा, अपनी मेहनत करेंगे, और जब तक अच्छा चलेगा चलेगा, उसके बाद क्या हमने नहीं सोचा अभी। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस एक गलती करते हैं जो मेरे को बहुत इतने टाइम में, कि बिजनेस से पैसा निकाल के घर में या प्रॉपर्टीज में या रियल एस्टेट में लगाते हैं। वो नहीं किया अभी तक हमने। आपने नहीं किया? क्योंकि बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाओगे तो ही वो पनपेगा। अगर आपने उसका पैसा कहीं और लगा दिया तो वो बिजनेस आपका ग्रो कर ही नहीं पाएगा। वो पर्सनल वेल्थ से ही होना चाहिए। अपने बिजनेस को अगर हम टोटल असेस करें, कंपटीशन किस टाइप का कंपटीशन है आपके यहाँ? हार्डकोर कंपटीशन है या कुछ ही प्लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा प्लेयर? बहुत, देखो आप चाहे कोई भी बिजनेस हो, कंपटीशन तो है ही आपका। और जहाँ तक हमारी भी बिजनेस कैटेगरी है, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन लकीली हम जिस एरिया में फोकस कर रहे हैं वहाँ पे कम है। नहीं है, जैसे हम वाटर, दो अपने पास दो है, कूलिंग टावर और वाटर वाला, इन दोनों में किसमें मेजर कंपटीशन फेस होता है? कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर्स में, इंडस्ट्रीज में या उसमें लगता है, लेकिन कंपटीशन गवर्नमेंट में तो आप जेम के थ्रू काम कर रहे होंगे? नहीं। अच्छा, जेम के थ्रू हमारा काम है ही नहीं। अच्छा, बहुत रेयरली कूलिंग टावर निकल पाता है। जेम में कैटेगराइज कर रखा है हर एक आइटम्स का, तो कूलिंग टावर बीइंग एन इंडस्ट्रियल आइटम, इसको उन्होंने उस कैटेगरी में नहीं डाला है अभी फिलहाल। अच्छा, फिलहाल कम निकलता है, आते हैं काम, बट उनकी ज्यादा वो नहीं है डिमांड जेम के थ्रू। अच्छा, अगर दोनों बिजनेसेस, उसमें स्पेयर पार्ट्स की है कूलिंग टावर के। अच्छा अच्छा, एज ए होल कूलिंग टावर नहीं है, बट स्पेयर पार्ट्स की है काफी उसमें। अच्छा, अगर हम दोनों चीज, एक चीज बात करते हैं, आपके दो सेगमेंट्स हैं, उसमें से एक रिटेल सेगमेंट भी ऐसा है जो आप, हाँ जी, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे, लेकिन करीबन 10%, 15%, 20%। अगर प्रॉफिट की बात करें कूलिंग टावर में परसेंटेज 20% के आसपास। 20% के आसपास। ग्रॉस की बात कर रहे हैं या नेट की बात कर रहे हो? ग्रॉस की बात। ग्रॉस में, ठीक है। और अगर हम वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें इट्स क्वाइट बिग, इट्स डबल ऑफ कूलिंग टावर। इसमें कंपटीशन भी कम है और रिक्वायरमेंट भी हर, अगर आप इसका, लेकिन इसकी, सॉरी बीच में मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें हम लोग जो डिमांड है वो क्रिएट करते हैं। इसमें कूलिंग टावर अपने आप आता है खुद आपके पास, ये हम जाते हैं डिमांड क्रिएट करने के लिए। ये फर्क है बस इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट में क्या है, आप आरओ लगाओ ना लगाओ, पानी तो आपको मिल रहा है। हाँ। आप पानी पी भी रहे हो, चाहे आपको वो बाद में नुकसान पहुंचाए, लेकिन इसमें हम अवेयरनेस जगाते हैं और फिर इसकी डिमांड क्रिएट करते हैं, एंड देन वो फिर हमारे पास आता है। अच्छा। अब जैसे आपको एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, उस बिल्डिंग का प्रोजेक्ट को मुझे पता है कि डबराल साहब उस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, तो मैं आपके पास जाऊंगा, अपने कूलिंग टावर की रिक्वायरमेंट आपको दूंगा, और इसमें ये वाला भी आइटम आपसे डलवाऊंगा कि सर इस इंडस्ट्री में ये डाल दीजिए। इसके नुकसान है, आप ये चीज को इससे समझ सकते हैं। तो वो हम लोग डिमांड क्रिएट करते हैं इसमें। अगर इसकी डिमांड खुद आए तब तो फिर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस। इस वजह से भी इसमें प्लेयर कम है। जी। इन बिटवीन मेरे को एक सवाल ना बड़े टाइम से दिमाग में आ रहा था कि आपने 20 साल जॉब करी और आप उसके बाद आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कौन सा बेटर ऑप्शन लगे, जॉब या बिजनेस करना बेटर लगा? सेल्फ सेटिस्फेक्शन किस में ज्यादा है? इसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुई हैं। जैसे मूड फ्लक्चुएट होता है, ऐसे ही डिसीजन भी फ्लक्चुएट हुआ कि भाई जब आप बहुत ज्यादा
लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, या आपका कोविड टाइम ही आ गया जिस हाँ समय, बिल्कुल आया, उस समय तो सारा बिजनेस ठप ही हो गए थे एक बिल्कुल तरह से। और खासकर हम लोगों का तो एक टाइप का बिजनेस ऐसा था जहाँ पे प्रोजेक्ट रिलेटेड ही था, सारे प्रोजेक्ट ठप हो गए थे, बिल्कुल सही बात सब है, काम बंद हो गए थे। बिल्कुल उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो हम्म, कैसे हम लोग सर्वाइव कर survive पाएंगे। करेंगे। हमारी एम्प्लॉय तो भी फैमिली है, जो सबको है पैसे भी देने, उनके भी घर चलाने उनका भी अपने घर चलाना है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हाँ, सब भी हम लोगों ने किया। हम्म, तो अब ऐसा लगता है कि हम्म, अपना काम अपना ही काम है, और हम्म, हमेशा बेस्ट जो है इट्स योर ओन बिजनेस। हम्म, और एक बहुत बड़ी कहावत है कि खेती को प्रधान माना गया है, हम्म, उसके बाद अपने काम को सेकंड हाँ पोजीशन दी गई है कि आपका बिल्कुल, अपना काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम्म, और नौकरी तो नौकर तो हो ही फिर आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिजनेस इज ऑलवेज गुड, हम्म, बट उसको काम करने का तरीका आना चाहिए, ताकि आप बिजनेस से ही आपको रोजी रोटी आपकी चलेगी। तो बिल्कुल, आपको तो मेहनत 24/7 करनी ही करनी है, अच्छा तब जाके आप सस्टेन कर पाओगे। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं, एक चीज़ और समझनी थी। आपका 15 एक 20 एक साल की आपकी एंटरप्रेन्योर की या बिज़नेस की जी जी जर्नी जी होगी। हाँ जी। इसमें क्या-क्या चैलेंजेज़ और क्या-क्या चैलेंजेज़ फेस हुए मेजरली आपको? किस एस्पेक्ट में ज़्यादा, फाइनेंस में ज़्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा, या कस्टमर एंड की कंप्लेंट में ज़्यादा? कौन-सा सबसे बड़ा चैलेंजिंग एरिया रहा? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कस्टमर को रिटेन करके रखना, अच्छा, दैट इज अ बिगर चैलेंज। अच्छा। और पैरेलली, और सेकंड मैं फाइनेंस को मानता हूँ, हुँ, फाइनेंस इज अ बिगर चैलेंज, हुँ, क्योंकि आपके पास फाइनेंस हमेशा, आपका बैकग्राउंड एक अच्छा होना चाहिए, हुँ, और फाइनेंसेस आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट, और फाइनेंस के बिना तो गति है ही नहीं। अच्छा। तो फाइनेंस तो आपको हमेशा प्रायोरिटी है आपके लिए हुँ, फाइनेंस, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि पैसा से ही सब कुछ होता है, बट पैसे की प्रॉपर प्लानिंग और पैसे का प्रॉपर यूसेज, और होनी चाहिए। पैसे जो हैं आपके पास वो मिस यूज ना हो, उसका अच्छा, यूज हो। अच्छा। बिजनेस का पैसा बिजनेस में, हुँ, और आपकी अपनी जो लग्जरी है हुँ, वो सेकेंडरी है। अच्छा। वो जब तक आप बिजनेस में हुँ, पैसा आप ढंग से नहीं लगाओगे, हुँ, आप अपने लिए उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। अच्छा। तो आपने जैसे एक फाइनेंस का चैलेंज हमें बताया, बिल्कुल है। और दूसरा चैलेंज बताया कि जैसे कस्टमर रिटेंशन। हाँ। कस्टमर रिटेंशन के चैलेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और क्योंकि कैसे हम उसको एड्रेस करते हैं? क्योंकि जब हम अपने काम में थे या हुँ, जब जॉब में थे, हुँ, तो कुछ क्लाइंट्स तो हमारे जॉब से रिलेटेड जो क्लाइंट्स थे वो हुँ, भी क्लाइंट हैं हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनकी एक्सपेक्टेंसी होती है कि जिस हिसाब से हमें सर्विस तब हुँ, हमने दी है, हुँ, उस हिसाब से हम अभी भी उनको देंगे। बिल्कुल वाह! मेरे हिसाब से अपने बिजनेस में हुँ, कस्टमर अगर आपका नाराज हो गया तो सेकंड टाइम आपका दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। जहां एक एस्टैब्लिश कंपनी है, अगर वो नाराज हो भी जाता है तो दोबारा आ जाता है, हुँ, बट फॉर यू हुँ, देयर इज नो सेकंड चांस। तो अच्छा। आपको अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए उसको फुल सर्विसेज और हुँ। टाइमली उनको सर्विस देनी लेकिन कई पड़ेगी। बार मैंने कई लोगों से बात करी, मैंने भी बिज़नेस में रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, हम्म। तो कई बार कस्टमर सैटिस्फैक्शन में एक ईगो में भी हो जाती है बात, ईगो भी ईगो तो बहुत ज्यादा है, हाँ, बहुत बड़ी ईगो है। ईगो अगर से आप, यानी कई बार सैटिस्फैक्शन ईगो में भी रिलेट हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, हुँ, भाई कोई क्लाइंट है हमारा, हुँ, उसने आपको फोन किया, आजकल तो मोबाइल है, आजकल हाँ, बिल्कुल। लैंडलाइन तो है ही नहीं, हाँ जी। आप किसी कारणवश मोबाइल नहीं उठा पाए, हुँ, वहीं ईगो प्रॉब्लम आ गई कि मेरा हुँ, फोन कैसे नहीं उठाया जिसने। अच्छा, और आपने कॉल बैक भी किया, ऑफ हाँ, कोर्स करोगे आप बिल्कुल कॉल बैक। करेंगे, और कई बार थोड़ा-सा टाइम लग गया कह ज़्यादा। रहे जी आपने तो टाइम पे उठाया नहीं, अब मैंने वो काम फलाने से करा लिया, अच्छा, या मैंने उसको बोल दिया। इतना वो इतना नहीं है। ज्यादा हो जाता है, अच्छा, बताइए मुझे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये भी कोई बात हुई भाई? आप फोन हमेशा 24 घंटे तो आपके पास नहीं है। हुँ, और आप कई बार हम किसी ऐसी चीज़ में, जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, बिल्कुल तो है। मैं भी, अब कोई कॉल आ गया, अपना आधे घंटे जैसे बाद मेरा अटेंड, फोन अभी स्विच ऑफ है, हाँ, अब फोन आते हैं तो हम उनको कॉल बैक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेंसी जो है हुँ, आपके क्लाइंट की आजकल बहुत हाई है। हुँ। वो आपसे तुरंत और इमीडिएट सॉल्यूशन मांगते हैं। यानी आपको प्राइस भी बेस्ट करना है, सर्विस भी बेस्ट करनी है, बिल्कुल, सारी चीज़ें बेस्ट करनी है, और ईगो भी सैटिस्फाई रखनी है। बहुत जरूरी है साहब। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम, हम फाइनेंस की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? जो फाइनेंस तो मैक्सिमम बिज़नेसेस की है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट में कैसे काम करते हैं? या कई बार बहुत अटक गए तो उसको निकलने के सॉल्यूशन होते हैं, या हम उस ऑर्डर को छोड़ देते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या चीज़ देखो, करते हैं? कुछ फाइनेंस की जो मैंने स्कीम्स बताई गवर्नमेंट की, वो हुँ, भी हमने हुँ, यूटिलाइज करी। हुँ, बिजनेस लोन्स भी लिए, हुँ, कुछ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन लिए। हुँ, जो मैंने आपको बताया कि एट द हाँ, एंड ऑफ द डे हुँ, हमें वो चीज़ वहीं की वहीं रह गई, हुँ, और हुँ, पैसा तो हुँ, आपका पूरा बिल्कुल, बिजनेस में लग बिल्कुल, गया। बिल्कुल। बिजनेस एक, वो व्हाट यू कॉल दैट, एक अंधा कुआं है, यहाँ नहीं, जितने पैसे आप डालो उतने कम है। अच्छा, तो थोड़ा सा बिजनेस में अब जब हम 15-16 साल हो गए हैं हमें, हुँ,
तो हमने भी अपने आप को स्टैब्लिश किया, कुछ अपने आप को भी अपग्रेड किया और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी लाए। पहले नहीं। तो था कि जो क्लाइंट ने पेमेंट टर्म्स बोली वो मान गए, बिकॉज ऑर्डर लेना है। ऑर्डर लेना है। अरे मोस्ट अब ऑफ द हमने थोड़ा बिजनेस सा इनिशियल स्टेज में मोस्ट ऑफ द बिजनेस ये गलतियां करते हैं। करना पड़ता कस्टमर है, एक्वायर के करना लिए, पड़ता है। कस्टमर एक्विजिशन करने के आज लिए। की डेट में हमने विद एडवांस एंड जो हमारी इक्विपमेंट रेडी जब हो जाता है तो हम लोग फिर उसके अगेंस्ट में परफॉर्म अगेंस्ट में पेमेंट ले लेते हैं। अच्छा। तो वो पेमेंट जो है हमारी पेमेंट टर्म्स हमने अपने आप की स्ट्रिक्ट कर ली है और बिजनेस जो है क्रेडिट में करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। मे बी शायद ग्रोथ कम हो बट फाइनेंशियली हम सिक्योर है। अच्छा, इसी में आपके पीछे बहुत सारी डेट्स वगैरह, कई कंपनियों में पैसे फंसे भी होंगे। जी भी। उस फंसे हुए पैसे को निकालने में क्या चैलेंजेस आए और कितने डूब भी गए, बेड डेट्स कितने, किस तरह से? लकीली पैसे डूबे नहीं, 2 साल 3 साल बाद निकल गए। एक आध जगह तो हमें सिविल सूट भी करना पड़ा। फिर एमएसएमई के थ्रू भी हमने कुछ क्लाइंट्स को लेटर्स भेजे और आपने जैसे कहा एमएसएमई का एक लेटर जाने के बाद भी पेमेंट आ गई हमारे पास तुरंत। नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो एक बार में आ जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जल्दी आती है। गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट में मैंने उसको सिर्फ लिखा कि हम उद्यम में रजिस्टर्ड है और ये एमएसएमई के थ्रू आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी ही करनी है। तो कुछ ऐसे लेटर भी हमने दिए जो हमें पेमेंट आ गई। हम आपके इस वीडियो के बाद में एमएसएमई का एक्चुअल प्रोसेस क्या है हम इसके साथ डाल देंगे कि एमएसएमई का प्रोसेस कैसे कैसे लोगों को अपने 45 डेज से पहले के बाद अगर पेमेंट नहीं मिलती कैसे फॉलो करना, इसके बारे में एक वीडियो डालेंगे और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से तो 2 साल में जो पेमेंट आई है आपको विद इंटरेस्ट आई, विदाउट इंटरेस्ट आई क्या? 2 साल विदाउट इंटरेस्ट। तो ये 2 साल का आपका एक तरीके से लॉसेज हुए, 2 साल इंटरेस्ट ऐसे लग गए, इंटरेस्ट लॉस हुआ। उसमें एक तो हमने जो आपका केस किया, एक तो वो भी इम्पैक्ट हुआ। दूसरा जो कुछ प्रोडक्ट है हमारे, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट में हमारा मेक अप्रूव्ड है, वो उस जगह हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट उनको ऐसा मिला जहाँ पे हमारा ही मेक अप्रूव था। अच्छा। उनको लेना ही हमसे था। अच्छा। तो क्या करते, एक तो केस भी चल रहा है, प्रोडक्ट भी लेना है। तो उन्होंने कहा भाई पेमेंट तो देना बहुत जरूरी हो जाएगा। देखो आदमी ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली करता है, कई हालात भी ऐसे हो जाते हैं, दैट वी अंडरस्टैंड। हम किसी के साथ ऐसा नहीं, हमें भी तो देनी है पेमेंट, हमने भी तो कई लोगों को देनी है पेमेंट, लेकिन हर कोई ऐसे ये साइकिल है ये। तो उनको हमने कई बार समझाया, सर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए, लेकिन जब रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो फिर आप क्या करोगे? यू आर लेफ्ट विद नो अदर चॉइस, बट आपको फिर लीगल प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे। तो पेमेंट आई, फिर हमें ऑर्डर भी आया, हमने उस ऑर्डर को भी पूरा किया, पेमेंट भी मिल गई और जो नया ऑर्डर था उसकी पेमेंट हमने बैंक के थ्रू उसको पेमेंट को किया, वो भी मिल गई। तो मतलब लकीली वी गॉट द पेमेंट, लेकिन टाइम एक जो था वो काफी ज्यादा लग गया। दूसरी तरीके से समझते हैं, एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं इसी चैलेंज से रिलेटेड कि बैंकिंग से हम फाइनेंस लेते हैं। अब आपके में भी टर्नओवर 10, 20, 25, 30, 50 करोड़, हमने 100 करोड़ मान के चल ली। अब बैंक का रूल होता है 20-25 करोड़ के आस 20-25% के आसपास वर्किंग कैपिटल आपको देती है, बाकी नॉन फंड बेस्ड, फंड बेस्ड। अब क्या होता है कई बार हम 100 करोड़ का काम कर रहे हैं, अचानक हमारे पास 50 करोड़ का ऑर्डर आ गया, लेकिन मेरे लिमिट तो 20 करोड़ की है। तो आपको क्या लगता है कि फाइनेंसिंग कैसी होनी चाहिए बैंकों की थ्रू? मैं इस पे बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को समझने की कोशिश, क्योंकि मेरे को भी लगता है कि जो छोटे बिजनेस सेक्टर्स है उसमें जो फाइनेंसिंग का हमारा फॉर्मूला है बैंकिंग का, वो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। उसको आप क्या सोचते हो किस तरह से होना चाहिए? इसमें देखिए, जहां तक आपने बात करी कि अगर 50 करोड़ का मेरे पास काम आता है या मैं उसको लेने का इच्छुक हूँ, पहले तो मैं मना ही कर देता हूँ कि मेरी अभी उस लेवल में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। और चूंकि मुझे पता है कि बैंकिंग सिस्टम में मेरे को इतना ही तक मिल पाएगा, तो मैं वो कोशिश ही नहीं कर पाता। तो हो सकता है मेरी ग्रोथ में भी ये सब चीजें इफेक्ट कर पा रही हैं कि मैं एक मेजर ऑर्डर या एक अच्छे खासे ऑर्डर को मैं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। बिल्कुल। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि मैं 10 करोड़ का काम मैं कर सकता हूँ। इफ आई गेट 50 करोड़ बिजनेस, देन मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो मेरे को डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, पैसों के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पैसा लगेगा। चलिए मान लिया पैसा मैंने अरेंज कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया, कल को मेरे पास काम नहीं मिलता उतना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरी तो बढ़ गया है, मेरी लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, मेरा एक फिक्स्ड जो खर्चा है वो जो 1 करोड़ था वो 2 करोड़ हो गया, मैं उसको मीट आउट कैसे कर पाऊंगा? बिल्कुल, वो भी एक चैलेंज है।
तो एक ऑर्डर के चक्कर में मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दूं और फिर बाद में मुझे परेशानी होगी, तो वो भी मुझे देख के चलना है उस हिसाब से भी। या तो मेरे पास इस टाइप के प्रोजेक्ट आते रहें, वो आई हैव टू मेक श्योर दैट कि इस टाइप के मेरे प्रोजेक्शंस हो, इस टाइप के मेरे पास पोटेंशियल हो, तो वो बहुत जरूरी है। तो पैसा तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, जहां तक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की बात है। अच्छा, एक चीज, अब हम थोड़े से नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं। तो अपने पास जो इनकमिंग प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से लगते हैं कि अगर हमारे कोई लोग हैं जो कुछ सप्लाई करते हैं, वो करते हैं, तो कौन से किस टाइप के सप्लायर की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या प्रोडक्ट आपको लगते हैं? को फाइबर ग्लास, जो हम लोग फाइबर तो उसका रॉ मटेरियल होता है, उसी में रेजिन्स होते हैं जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जिनको मिला के हम लोग जो पैटर्न है हमारा उसमें हम लोग हैंड मोल्डिंग करके बनाते हैं। फिर हमारा स्टील है, फिर मोटर है, फिर एल्यूमिनियम के फैंस होते हैं, एफआरपी के फैंस होते हैं, कुछ पल्ट्रूडेड प्रोफाइल्स होते हैं जो आजकल स्टील की जगह इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, लाइट वेट होते हैं बट उनका जो स्ट्रेंथ है इट इज मोर देन स्टील। वो भी हम आइटम इस्तेमाल करते हैं अपने कुरियर। फिर नेट बोल्ट्स हैं, फिर प्लास्टिक के आइटम्स हैं, ये काफी सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग। और फिर अगर आप एसएस के पाइप्स हैं जो हम लोग अपने वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। फिर फ्लेंज हो गए उसमें, वो इस्तेमाल होता है। फिर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कॉपर होता है, ये सब चीजें हमारी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इंडियन मैन्युफैक्चरर ज्यादा आते हैं या इम्पोर्ट है? जो फाइबर है वो चाइना से आता है। अच्छा, फाइबर चाइना से। उनके यहाँ स्टॉकिस्ट होते हैं, वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उनको। बस ओनली एक ही आइटम आता है, बाकी सब इंडियन है। ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री में नेक्स्ट रिवोल्यूशन ऐसा तो नहीं आने वाला कि ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और एक नेक्स्ट, जैसे कई इंडस्ट्री अचानक से बंद हो गई, ये कभी नहीं हो सकता, कभी बंद नहीं हो सकती। कूलिंग टावर हमेशा रिक्वायर्ड होंगे, ठंडक सबको चाहिए, जी। और पानी साफ भी सबको चाहिए। और पानी की जरूरत, पानी ही एक है जो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, और पानी ही है जो हर इंडस्ट्री के लिए चाहिए ही चाहिए आपको। तो वो पानी है तो वो गर्म भी होगा तो कूलिंग टावर भी होगा। उसका अभी तक फिलहाल कोई सब्स्टिट्यूट ऐसा नहीं निकला है, और निकला भी था तो वो चला नहीं था। तो कूलिंग टावर सस्टेनेबल है और वो आपका अभी इतना जल्दी कहीं नहीं जा रहा हो। ठीक है, इसमें केवल ये कि कुछ टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी, टेक्नोलॉजी चेंज, कूलिंग बहुत फास्ट करने लग जाए, वाटर का वेस्टेज कम होने लग जाए, या वो कम छोटा हो जाए, साइज छोटे होने शुरू हो जाए। जैसे पहले लकड़ी था, फिर वो आपका फाइबर में आ गया, फिर आरसीसी के भी बनते हैं, कंक्रीट के भी कूलिंग टावर बनते हैं। अगर आपने पावर प्लांट्स देखे होंगे, हाँ, सीमेंट के ऐसे वो एक हाइपरबोलिक सीमेंट, बहुत बड़े बड़े आपने ऊपर धुआं उठता हुआ नजर देखा होगा, वो पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं। फर्टिलाइजर प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, स्टील प्लांट है, शुगर प्लांट्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें आरसीसी के कूलिंग टावर लगते हैं। अच्छा, अगर हम एक चीज बात करते हैं, आपके जो वो है सपोर्टिंग बिजनेसेस कौन है, किन बिजनेसेस के साथ आपका बिजनेस सपोर्ट करता है? जैसे कि दो बिजनेस क्या होता है कि एक बिजनेस है, दूसरा बिजनेस को सपोर्ट कर रहा होता है, एक को आप सपोर्ट कर रहे हो, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, किन के साथ आपका पैरेलल वो बनता है? जैसे हमारा तो सपोर्टिव बिजनेस, हमारा तो मेन जो एयर कंडीशनिंग के जो रिलेटेड काम है उनसे ही हमारा बिजनेस मेन है, उनके साथ। समझ गए ना, जैसे हम लोग फाइनेंस वाले लोग हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ या किसी और के साथ अटैच्ड होकर उनके साथ पैरेलल बिजनेस रन करते हैं। तो ऐसे ही आपका, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं कि कहीं आपका ऑर्डर आया है HVAC वाला, तो आपने HVAC वाले को रिटेन वो कर दिया, ऐसा इस टाइप से HVAC में हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। अभी पीछे आपसे एक बार हमारी बात हो रही थी, तो आप लोग ये जिसमें सामान कोल्ड स्टोरेज भी बनाते हो। अब आपने बात छेड़ी है वो, तो कोल्ड स्टोरेज एक टोटल पैकेज है। जैसे हमने एक बिल्डिंग बनाने की बात करी, तो बिल्डिंग में हमारा प्रोडक्ट यूज होता है, ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज में भी हमारा प्रोडक्ट यूज होता है। और कोल्ड स्टोरेज में भी कंडेंसर लगते हैं, आपका कंप्रेसर लगेंगे, सारी चीजें उसमें भी लगती हैं। तो ये सब रिलेटेड है। तो मैं जिस फील्ड से आता हूँ उसमें जो ये काम करते हैं वही हमसे कूलिंग टावर लेते हैं। अच्छा, ठीक। और कुछ जैसे डक्टिंग का काम हुआ, उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो कूलिंग टावर कंप्लीटली आपका प्रोडक्ट है? कूलिंग टावर सेम कूलिंग टावर नहीं, कोल्ड स्टोरेज कूलिंग टावर का ही प्रोडक्ट है। वही आगे चिलर बनाता है। मतलब ये सब चीजें उस कोल्ड स्टोरेज को बनाने के लिए चाहिए। अच्छा, कूलिंग टावर आपका चाहिए, बाकी प्रोडक्ट किसी और के लगते हैं, अलग अलग है। तो आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट वाले प्रोडक्ट यहाँ पे भी आपका हो गया। तो जैसे हम लोग एसोसिएट्स हैं हमारे, अब जैसे हम बात कोल्ड स्टोरेज की करें या जैसे हमारा मशरूम प्लांट्स की, हाँ अभी हमारी बात चल रही है। हाँ, तो ये जो हमारे एसोसिएट्स हैं ये हमारे, तो ये हम लोग मिलके फिर इन सब काम को करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस में। जी जी।
ह्यूमिडिफायर क्या होता है? मेरे को थोड़ा सा उसका आइडिया इतना नहीं, ह्यूमिडिफायर क्या है चीज़? बेसिकली क्या है कि एक टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अच्छा, टेम्परेचर को सिंपल कंट्रोल करना। लैंग्वेज में अगर बात करो तो यू हैव टू कंट्रोल द टेम्परेचर, हम्म, क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट को हम्म, उसको हमें फर्टाइल करने के लिए, उसको हम्म। उगाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। अच्छा। जैसे 18 डिग्री चाहिए हम्म, आपको, तो हम उस 18 डिग्री को मेंटेन रखेंगे थ्रू आउट द सीजन, अच्छा, वो आपका मेंटेन वो रहेगा। आपके इक्विपमेंट, थर्मोस्टेट क्या हाँ, क्या क्या लगती हैं, हाँ, जो मल्टीपल सब उसमें, इक्विपमेंट लगा हाँ, के उससे आप इसको कंट्रोल उसको करोगे। कंट्रोल करोगे, तो वो टेम्परेचर हम उसको सारे समय तो ये मेंटेन आपके करके। एसोसिएट प्रोडक्ट हैं, ये इन पे भी आप ये काम प्रोजेक्ट्स हैं के हमारे, प्रोजेक्ट से जो कभी इस टाइप की जरूरत पड़ती है तो हम इन्वॉल्व होते हैं उसमें, इन्वॉल्व और हैं। हमारे जो एसोसिएट्स हैं उनके साथ मिलके हम इस काम को भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। आप भी मित्र में हमारे पार्ट हो, जी जी जी। तो आपको भी मित्र कैसा लगा? क्या आपको हमारे यहाँ क्या आज अच्छा भी चीज? मित्र अच्छा लगा, तभी आज यहाँ बैठा हूँ मैं आपके फिर सामने। भी हमारी हाँ, क्या पॉलिसी काफी रख? मुझे आपका जो स्टाइल है वर्किंग का, और जो जिन लोगों से हम अपने इसमें गैदरिंग में मिलते हैं, वो हमारे टेस्ट के हैं, उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में विमित्र जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, आगे और भी ग्रो करेंगे इसमें। दो चीजें और फाइनल क्वेश्चन समझते हैं। आप के जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहो और आपके कोई लीगल कंप्लायंसेस ना हो, तो आप किन क्लाइंट्स को, हमारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, उनको जोड़ सकते हैं? हाँ, हमारे जो क्लाइंट्स अगर जोड़ने की जहाँ तक बात होगी, हम्म, तो वो जो हम जहाँ पे अपने 1-to-1 जो बिजनेस हम जिनके साथ कर रहे हैं, हाँ, नॉट कंपनी, बट जहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं, वहाँ पे आप जरूर जोड़ना चाहूँगा मैं। और वी मित्र से आपको कौन से क्लाइंट चाहिए होंगे कि जैसे आप कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज आके आपकी नजर में हो कि ये इंडस्ट्रीज से मेरे को लोग चाहिए, इस इंडस्ट्रीज के चाहिए, यहाँ पे मेरे को कनेक्ट चाहिए, तो वो कौन से होने वी चाहिए? मित्र से जैसा मैंने सोचा था कि शायद मेरे लायक यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा है, लेकिन वो शुरू में मेरी सोच थी, लेकिन कुछ मुझे ऐसे सुधीर जैसे से मिल गए, तो वहां पे मुझे भले ही उनसे वैसे नहीं, टाइम लगेगा टेक्निकली मुझे फायदा मिल गया, कुछ इंक्वायरीज भी मिली, और ऐसे अच्छे दोस्त भी मिले जो लाइक माइंडेड हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिनसे मुझे भले ही फाइनेंशियली फायदा ना हो, लेकिन हमें और बाकी स्ट्रीम में और बाकी जगह से उनसे फायदा हमारे मिल यहाँ जाता है। देखो, मैन्युफैक्चरर को थोड़ा सा हम लोग मैन्युफैक्चरर पे फोकस, देखो हाँ, इंडिया थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में पीछे है अभी, हमारा जी जी। मैन्युफैक्चरर पे बहुत फोकस है कि मैन्युफैक्चरर हमसे जुड़े और हम उनको आगे बढ़ाएं। जी जी जी। तो यही, अब हम आज की बात खत्म करते हैं, फिर जी आपके जी। टेक्नोलॉजी वाइज हर एस्पेक्ट पे दोबारा एक बार हाँ, आपके साथ जरूर दोबारा जरूर, उसमें बात मैं जरूर करेंगे। बात करना चाहूंगा, हाँ, ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से शोकेस कर सकें बिल्कुल। और टेक्निकली आपको उसको बारे में समझा सकें। और धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर। मैं भीमित्र से अरुण डबराल, आज हमारा CMS नेगी जी से पॉडकास्ट था, और इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं, जिनके यहाँ मशीनरीज भी यूज़ हो रही हैं, वो अपने मशीनरीज में कूलिंग्स का या वाटर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो नेगी जी से बात कर सकते हैं। और आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपका प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन क्या है, आप कैसे, आपके फ्यूचर प्लानिंग है, तो आप हमारे साथ अपना पॉडकास्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।